सभी साथियों को जिंदाबाद, जय भीम, लाल जोहार, सेवा जोहार और सतरंगी सलाम। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय द्वारा आयोजित जमीनी आवाजों की 55th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जो साथी जूम पर है और फेसबुक लाइव पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जुड़ेंगे। आज का जो सेशन है वो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो परिस्थिति है, उनके हालात और उनके मानव अधिकारों के संदर्भ में है। और इसमें भी हम विशेष रूप से देखेंगे कि अभी एक जो संघर्ष पिछले 4 महीनों से लगातार एक आंदोलन वहां पर चल रही है दुर्ग के इलाके में, चंदूलाल चंद्रकार मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा। वो सभी जुड़े हैं जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन से और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से भी, और वो लगातार इस संघर्ष में लगे हैं, क्योंकि इसका एक जो संक्षिप्त इतिहास है, ये एक निजी अस्पताल था और इसका सरकार ने एक्विजिशन किया और सार्वजनिक हॉस्पिटल बना, जो एक प्रकार से निश्चित रूप से अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी का मांग रहा है कि ये जो बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो बंद होना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य का। मगर दूसरी तरफ ये भी हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी है और विशेष रूप से जो निचले तबके के स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके अधिकारों का, उनके नियमितीकरण का, उनके लेबर राइट्स का जब बात आती है तो कई बार सरकारें जिस प्रकार से कदम उठाना चाहिए नहीं उठाते हैं। तो हम इन दोनों चीजों को आज देखेंगे कि स्वास्थ्य का जो पूरा संदर्भ है, छत्तीसगढ़ की स्थिति और स्वास्थ्य कर्मचारियों का सवाल, और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ये 4 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है और पिछले 5 दिनों से साथियों ने वहां पर अनशन भी, इंडेफिनेट फास्ट भी शुरू किया है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, महिला कर्मचारी है कई सारे, और बाकी साथी जो इस आंदोलन में लगे हैं वो अलग अलग प्रकार से उन्होंने प्रयास किए हैं, मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, मगर अभी तक जहां तक खबर है सकारात्मक पहल नहीं है राज्य शासन की ओर से इस समस्या को सुलझाने का। बीच में कुछ कर्मचारियों को ठेका पर लिया गया था, उनका नियमितीकरण अभी भी नहीं हुआ। तो ये सभी बातें जो साथी आज जुड़ रहे हैं यूनियन से, वो खुद अपनी बात रखेंगे। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए दीपिका जुड़ी हुई है। दीपिका साथी छत्तीसगढ़ में काम करती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य के मुद्दे पर। वो पीयूसीएल से, भोजन अधिकार अभियान से और जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी हुई है, और समुदायों के साथ स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, शोध से लेकर कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ अलग अलग लेवल्स पर उनका काम रहा है। तो धन्यवाद दीपिका को। और साथ में हमारे साथ जो साथी आज जुड़े हैं, कलादास भाई छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से, देवराज भाई और धनुष भाई जो जन स्वास्थ्य कर्मी यूनियन से है, और दीपा भी शायद जुड़ेगी, और कोई महिला साथी यूनियन से भी बात रखेंगी अपने संघर्ष के बारे में। और साथ में हमारे साथ कल्याणी दी एक मितनिन है, वो भी जुड़ी हुई है, क्योंकि मितनिनों को भी आशा वर्कर्स का एक बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ में। तो उनके भी क्या डिमांड्स है, क्या संघर्ष है, वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात रखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी ब्रीफली आई जस्ट टेक half a minute in English, introduce the topic, and then we'll share a short video of today and then move on to Deepika, who will take on the session. Today's session is in the context of the struggle of the health workers in Chhattisgarh, especially looking at the struggle of the Chandulal Chandrakar medical workers, hospital medical workers, who've been struggling for 4 months. Many of them have been retrenched and they have been fighting that they should be reinstated, and they should their employment should be made permanent. Sadly, when the hospital, which was a private hospital, it was acquired, the government in the law itself, the clause did not make an assurance that they would be that their employment would be made permanent. So this points to an important question within the whole health infrastructures process, as well as to why are the rights of health workers not being prioritized. If the rights of health workers are not adequately addressed, how is it that we can understand that the government is serious towards the right to health of people? So this is an important question located within the larger context of rampant privatization of healthcare, which is happening across the country, and Chhattisgarh, of course, is no exception, although there have been some attempts to deprivatize. And Deepika, in the course of this session, would also talk about what have been some of the positive implications in the process of deprivatization and what have been some of the contemporary challenges and questions. So welcome to all the speakers of the Jan Swasthya Karamchari Union, who are struggling, who are fighting, who are on the 5th day of their fast today. In fact, even today the police had come and वो उठाने की बात कर रहे थे, तो साथियों ने काफी
गर्मा गर्म बहस हुआ पुलिस और प्रशासन के लोगों के साथ कि आप सिर्फ उठाने की बात कर रहे हैं मगर नियमितीकरण का जो बुनियादी बात है उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे। तो साथी अपनी बात रखेंगे। हम एक छोटा सा एक वीडियो आज का प्ले करेंगे और उसके बाद दीपिका सेशन को टेक ओवर करेगी। दीपिका, हम लोग के साथ आप लोग भी चलिए वहाँ पे, चलिए सरकार की तोड़वाने आएंगे। क्या सपोर्ट करते हैं वही दिखेगा। एक बात बढ़ जाओ, सबको गिरफ्तार करो, इनको भी ले जाओ। हाँ, सब गिरफ्तार करने के लिए तैयार, सब गिरफ्तार हो जाओ। इनको कोई लेके नहीं जाएगा। इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ। वैसे होगा, ये भी जाएगा मेरे साथ, ये भी जाएगा मेरे साथ। ऊपर तक जा नहीं रहे आप लोग, यहीं पर आकर मिल रहे ले चलिए हम लोग को। आप लोग खड़े हो, हम लोग को ले चलिए। अरे यहाँ से आगे पावर दिखा नहीं रहे इन लोग, अपने बड़े आदमी को जाना चाहिए। आप लोग के सामने हम लोग कमजोर दिख रहे हैं ना, आप लोग हमारे ऊपर पावर मत दिखाइए। नहीं सर, ये बहुत गलत है सर। ट्रीटमेंट की बात कर रहे नहीं सर, ट्रीटमेंट की कोई बात नहीं है। इतना बड़ा तो आगे आप करिए बोल रहे हैं। अभी तक 5 महीने क्या किया। ये हमारा साथी साहब, इसको कुछ नहीं होने देंगे। हमारी समस्याओं को लेके कोई ऊपर के अधिकारी ऊपर तक नहीं गया है। मैं लिख के देता हूँ, नहीं गया। हमारे पेट भूख मर रहा है। हमारा बेटा कितना बड़ा वाला बेटा फीस नहीं बचा है 5 महीने से। कागजी कार्रवाई हो रही है जो महानता दिखा रहे हो। हाथ जोड़े हैं, पैर पड़े हैं बड़े बड़े मंत्री का। हम लोग 5 दिन समझे, इतना बड़ा तहसीलदार आगे आगे नहीं जा सकता। हमारे साथी को हम मानने के लिए यहाँ लेके आए हैं। हम हमको शौक है क्या, आप लोग बताइए सर, हमको शौक है क्या हमारे साथी करके क्या हमारे साथी शौक है क्या सर इन लोगों के लिए मर जाऊं करके। इसको मारने के लिए आप खड़ा उठिए और FIR लिखाइए श्री चंद्राकर के लिए। आप लिखाइए, अभी वही दोगला किया है पूरा। अश्लीलता के रूप में हमारे बदनाम किया जा रहा है हमारे बहनों के साथ। FIR लिखिए, FIR लिखाने यहाँ के लिए कार्रवाई हो रहा है। वो रजिस्टर और कॉपी लाना, पत्ता लाना हो रहा है। कार्रवाई उसके लिए करो, यहाँ के लिए काहे के लिए कर रहे हो। अभी जो षड्यंत्र रच रहा है, जो कर रहे हो उसके लिए नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो उसके लिए। बैठा था, चल महू ले हुआ। अरे चलो इसके बाद 101 एम्प्लॉई यहाँ बैठेगा। बाहर आ गया है। चलो चलेंगे, कहाँ जाने जाएगा वो। अपना दिन से करा था। क्या दीपिका, वी कैन बिगिन। सभी साथियों को फिर से जिंदाबाद और सभी का स्वागत है फिर से इस कार्यक्रम में। जैसे कि मीरा ने पहले बताया कि हम आज जो चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में कार्यरत हमारे साथी और जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों के संघर्ष और उनकी मांगों में एकजुटता दिखाने के लिए आज जुड़े हैं। तो यह मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों उस पे हमने चर्चा रखा। जैसे कि मीरा ने पहले भी इस पे प्रकाश डाला है कि जब खास करके इस महामारी के दौरान हर तरह की आम जनता ने भी यह महसूस किया कि किस तरीके की सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की, हमको मजबूत सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा कोविड में कि सरकारी स्वास्थ्य तंत्र ही समतापूर्ण सेवा दे पाया था, जितनी भी दे पाया था। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आप स्वास्थ्य ढांचे की बात करते हैं उसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों के अधिकारों की काफी अनदेखी हो जाती है या उसको उतना महत्व नहीं मिल पाता है। खास करके जो मेडिकल और स्वास्थ्य का ढांचा है जिसमें बहुत कठोर वर्गीकरण है, डॉक्टर, नर्सेज और उसके भी निचले तबके के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो अक्सर कॉस्ट कटिंग, एफिशिएंसी, आउटसोर्सिंग के नाम पे जिनके काम चले जाते हैं।
तो ये एक जो हम एक मुद्दा रख रहे हैं, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य ढांचे के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के अधिकार। और दूसरा एक यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की यह जो पहल थी यह एक तरीके से अच्छी रही जब एक प्राइवेट अस्पताल को सरकार द्वारा ले लिया गया। हालांकि इसमें बहुत सारे मुद्दे थे, अस्पताल पे बहुत काफी आर्थिक तरीके से अस्पताल अच्छी स्थिति में नहीं था, लेकिन यह उम्मीद की जाती थी कि इससे न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं में समता आएगी बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों का भी पालन बेहतर होगा, क्योंकि यह हमने दुनिया भर के उदाहरणों में देखा है। लेकिन इस संघर्ष से, जिस तरीके से हम पिछले 5 महीने से संघर्ष देख रहे हैं और अभी वीडियो में हमने देखा, यह उम्मीद हमको पूरी होती नहीं दिख रही है। इन्हीं सभी मुद्दों को और समझने के लिए आज हम जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के साथियों की लड़ाई के द्वारा थोड़ा इस पे आज बातचीत रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा समय जाया ना करते हुए मैं पहले धानुष साहू जी को बुलाऊंगी। धानुष साहू जी जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के सदस्य हैं। वो 2013 से चंदूलाल चंद्राकर में इंग्लिश स्टेनोग्राफर के तौर पे कार्यरत हैं। इस मुद्दे पे वह हमें एक शुरुआती परिचय देंगे इस पूरे इश्यू के बारे में। तो मैं धानुष जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप शुरू कर सकते हैं जी। जी धन्यवाद, और सभी साथियों को धन्यवाद। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ, जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा दैट यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवर ग्रीव्स, एक्सप्रेस आवर स्ट्रगल टुवर्ड्स आवर regularization. My name is Dhanush Kumar Sahu. I have been working in this medical college since 2013 as a stenographer. तो मैं वहाँ फाउंडेशन के समय से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 से फाउंडेशन लेन डाउन सेरेमनी में मतलब अटेंड किया था मैंने। शुरू में बिल्डिंग बन रहा था तो उस समय तो स्टेनोग्राफर का काम नहीं मिला था, तो हम लोग को सुपरवाइजर वगैरह का काम दिया गया था, तो उसको भी हमने बखूबी निभाया। फिर धीरे से 2013 में MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इंस्पेक्शन हुआ जो सक्सेसफुल रहा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंस्पेक्शन 150 इंटेक कैपेसिटी MBBS स्टूडेंट्स की दी गई यहाँ पे। धनुष जी थोड़ा सा और ऊंची आवाज में बोलेंगे प्लीज। जी, उसके बाद 2013 में 150 स्टूडेंट्स का एडमिशन मिल गया। इसी तरह से 2014, 2015 एंड 2016 तक के सक्सेसफुली यहाँ पे MCI इंस्पेक्शन कंप्लीट होता रहा। 2016 में एक दिक्कत ये आई कि इसके बाद से नीट के माध्यम से एडमिशन पूरे भारत में चालू हुआ। इससे पहले 50% मैनेजमेंट कोटा रहता था और CG मेड करके यहाँ पे स्टेट लेवल में एक एग्जामिनेशन होता था जो मैनेजमेंट कोटा का था, और CG PMT के माध्यम से एडमिशन होता था, वो गवर्नमेंट कोटे का रहता था। तो 2016 में मैनेजमेंट कोटा को भर दिया गया था CG मेड के माध्यम से, लेकिन नीट आ जाने की वजह से जो स्टूडेंट CG मेड के माध्यम से आए थे उनको शायद फीस वापस करना पड़ा। अब हम लोग तो ग्राउंड लेवल में काम करने वाले लोग थे, इस तरह की बातों को नहीं जानते थे। सुनने में आया था कि उन लोगों को फीस वापस करना पड़ा, डोनेशन वगैरह वापस करना पड़ा, जिससे यहाँ की मैनेजमेंट की आर्थिक स्थिति काफ़ी लचर हो गई। बट 2017 में भी इंस्पेक्शन हुआ तो सारे स्टूडेंट नीट के माध्यम से आए, और उसके बाद एक फाइनल MCI इंस्पेक्शन होना था जो कि असफल हो गया। तो यहाँ का मैनेजमेंट लगातार अपनी लचर आर्थिक व्यवस्था को हवाला देकर स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखती रही कि आप इस कॉलेज को एक्वायर कर लीजिए, हम लोग इसको चलाने में अनेबल हैं, ऐसा करके। तो फिर इसी के परिणाम स्वरूप 2 फरवरी 2021 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल एक प्रोग्राम में आए on the occasion of the death anniversary of चंदूलाल चंद्राकर, और उन्होंने मंच पर आकर इस कॉलेज को अधिग्रहित करने की घोषणा की। उसी के साथ क्योंकि हम लोग 2013 से काम कर रहे थे 101 लोग,
तो एक आस जगी हमारे मन में कि अब अभी तक हम लोग मैनेजमेंट के अंदर बहुत कम सैलरी में काम कर रहे थे, अब हम भी गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे करके। कुछ दिन तक हम लोग काफ़ी खुश रहे थे, लेकिन इसकी वैधानिक प्रक्रिया 3 सितंबर 2021 को कंप्लीट हुई, जिसमें एक यहाँ के सभा में, स्टेट के सभा में एक गजट लाकर वैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया गया। तो गजट में एक मजदूर विरोधी ये बात लिख दिया गया कंडिका 12 में कि जो भी एम्प्लॉइज पुराने मैनेजमेंट के थे वे सरकार में बने रहने का दावा बिल्कुल नहीं कर सकते और उनको नौकरी नहीं दी जाएगी करके। फिर हमारा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। इससे पहले तो हम लोग किसी तरह के आंदोलन में जुड़े नहीं थे, तो अपने एम्प्लॉइज लोग ही आपस में मिलकर जो भी समझ में आता था चीफ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश किए, आवेदन प्रतिवेदन देने का दौर शुरू हुआ। फिर धीरे से हमारे आंदोलन में डिफरेंट ट्रेड यूनियंस और कुछ लोकल पार्टीज और जनवादी संगठन भी आए, जिससे हम लोग को काफ़ी बल मिला और हमारा आंदोलन अभी सक्सेसफुली चल रहा है। जो घटनाक्रम अभी फिलहाल दिखाया गया पिक्चर के माध्यम से। थोड़ा सा मैं अपना आर्थिक स्थिति भी बताना चाहूँगा। मैं अपने परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, विधवा भाभी है और 3 भतीजियाँ हैं। मैं अपने पत्नी के साथ इस मेडिकल कॉलेज में 2013 से काम करता रहा हूँ। तो अभी पिछले 4 महीने से हम लोग को बिल्कुल भी वेतन नहीं मिला है, तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। और ऐसे आर्थिक खराब स्थिति में किराया वाला भी रूम खाली करने के लिए बोल रहा है। मेरे माँ बाप दरअसल दूसरे गांव में रहते, तो उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा पाता हूँ मैं, क्योंकि पेट्रोल का पैसा वहन नहीं कर पाता हूँ। और कुछ आर्थिक सपोर्ट आसपास के लोग, आसपास के व्यापारी लोग हमें दे रहे हैं, तो अपना पंडाल बनाकर आपसी मेहनत से हम लोग यहीं पे खिचड़ी वगैरह बनाकर खा रहे हैं और 24 आवर्स हमारे अनशनकर्ता सुमित परिखनिया जी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी। और इसके बाद अधिग्रहण के बाद जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है उसके बाद की जानकारी मेरे सहयोगी देवराज साहू देंगे। धन्यवाद। थैंक यू दानुश जी। हाँ, सॉरी, थैंक यू दानुश जी। आपने अपने संघर्ष का ब्यौरा दिया। मैं आगे अभी देवराज जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना अगला अपनी बात रखेंगे। देवराज जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। देवराज जी भी जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन से जुड़े हैं। वे 2014 से अस्पताल में सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे कार्यरत थे और वो थोड़ा सा संघर्ष और जो उनकी लड़ाई चल रही है उसके बारे में अभी जो वर्तमान में स्थिति है और किस तरीके से वो पिछले 5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं उस पे प्रकाश डालेंगे। देवराज जी। जी, सभी साथियों को लाल जोहार। मैं देवराज साहू 29 सितंबर 2014 से यहाँ सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। सरकारी अधिग्रहण 2 फरवरी 2021 को हुआ। माननीय भूपेश बघेल जी तो अधिग्रहण की घोषणा की है। उसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया 3 सितंबर 2021 को हुआ यहाँ पे, जिसमें कंडिका 12(1) ला के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। उसमें ये लिखा गया था कि कर्मचारी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते। उसके बाद से हम लोगों का संघर्ष जारी हुआ। निरंतर हम लोग संघर्ष के रास्ते पे आ गए। पहले तो हम लोगों को किसी जन संगठन यूनियन का थोड़ा भी नॉलेज नहीं था। इस तरह से बातें केवल हम लोग पहले सुनते थे, यहाँ आंदोलन चलता है, यहाँ हड़ताल चलता है। किसी की मजबूरी क्या है, मजदूर की मजबूरी क्या है, मजदूर लोगों की मांग क्या है, सिर्फ हम लोग पेपर में देखने को मिलता था। अब उसके बाद ये कठिनाई हम लोगों के ऊपर आई तो हम लोग भी संघर्ष के रास्ते पे आ गए और कलादास जी से जुड़े, उनके दिशा निर्देश पे जुड़े और आगे हम लोगों ने अनेक प्रकार से आंदोलन किए। जैसे सड़क पे जी रोड पे चक्का जाम किए, अनेकों बार, दर्जनों बार मुख्यमंत्री जी को
आवेदन दिए, निवेदन किए। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी मिले। उनका भी यही कहना था कि जो भी है सीएम साहब कर सकते हैं, बाकी कर्मचारियों के लिए ये सब बातें आएंगी अधिग्रहण के बाद, ये भी उनके द्वारा कहा गया। यहाँ पे मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव आलोक शुक्ला जी आए थे, उनसे बातचीत करने हम लोग गए थे। तो हम लोगों को ये कहा गया कि आप लोग ऊंची आवाज में बात मत करो। इस तरह से उनका वो था। शासन प्रशासन में रह के अगर अफसर इस तरह से बात करेंगे तो आम जनता का होगा क्या? मजदूर, किसान, इनका क्या होगा? शासन में बैठने वाले लोग ही इसी तरह से बात करेंगे कि साधारण से हम लोग बात करने गए थे, उसमें ये कहा गया कि ऊंची आवाज में बात मत करो। तो हमारा आंदोलन कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। मशाल रैली किए, मानव श्रृंखला बना के जगह जगह हम लोग मानव श्रृंखला बनाए, संविधान दिवस पे किए, गणतंत्र दिवस पे आंदोलन किए। तो विभिन्न प्रकार के आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग 7 जनवरी से क्रमिक भूख हड़ताल निरंतर करते रहे, जिसमें क्रम वाइज 2 लोग करके भूख हड़ताल में डेली 2 लोग बैठते थे और ये भूख हड़ताल निरंतर चलते रहा। उसके बाद शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार का पहल नहीं आया, तो हम लोगों को ठोस कदम यही लगा कि एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाए, जिसमें हमारे साहसी सहकर्मी सुमित परघनिया जी, उन्होंने हम सभी की भलाइयों के लिए अपना साहस दिखाया और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए। और जो 2 फरवरी 2021 से बैठे हैं, आज 5वां दिन है। शासन की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं है, बल्कि हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, उठाने के लिए ये सब बात कही गई। और आज ये घटनाक्रम आया भी, जो अभी हम लोग वीडियो पे देखें। अब शासन प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारी मांगों को लेकर प्रशासन से कोई भी उच्च अधिकारी बात करे और मांगों पे ध्यान दे, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं तो स्वाभाविक है हमारे जो परघनिया भाई जी बैठे हैं उनके स्वास्थ्य पे काफी प्रभाव पड़ते जा रहा है। तो यही है कि आप लोग भी मीडिया के माध्यम से जहां भी है वहां दूर संचार के माध्यम से यहाँ की लिए पहलकदमी लिया जाए, यही आशा करता हूँ। सभी साथियों को धन्यवाद। मेरे बाद मेरे साथी हैं प्रियदर्शिनी पांडा जी, जो कुछ महिलाओं के बारे में यहाँ आज जो घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में जानकारी देंगी। धन्यवाद। थैंक यू देवराज जी। प्रियदर्शिनी जी, मैं थोड़ा सा देवराज जी और धानुष जी की बात को संक्षेप में बता देती हूँ। धानुष जी और देवराज जी, both Dhanush ji and Devraj ji, the first 2 speakers who spoke, have been working for 7-8 years in the Chandulal Chandrakar Hospital. When the hospital was acquired by the state, they were suddenly informed that they do not have their jobs any longer, and this was and since then they have been struggling to make their demands to the state and the bureaucracy to ensure that their rights are ensured. Devraj also, Dhanush also told us about his personal situation where he has not gotten a salary for 5 months now. He has a wife and ailing parents at home. He also has other 4 dependents back at home. He's not been able to pay the amount for the room where he's living, etc. He's not able to go back and meet his parents because he's not able to pay for diesel. Such is the economic hardship they have to bear in their family. Devraj told more about the fight that they have been fighting in last 5 months. He said that the only way they would earlier hear about the labor fight and trade unions fight was through newspaper, and
it came to them, you know, when they were thrown out of this job. That is when they had to take up this fight on their own. They have done, in the last 5 months, they have been sitting on dharna non-stop. They have done a torch rally. They have been doing relay hunger strike since 3rd January. One of their colleague right now is sitting on a hunger strike and is not doing very well. He also talked about the response from the administration, where there has been actually very poor response, or a very neglectful response from the administration. The health secretary refused to talk to him or asked him to correct his tone when they tried to convey their demands to the health secretary. The health minister said that he's unable to do anything because it's not in his hands, and the chief minister is the only one who can help, and so on. So basically, there has been no very constructive communication or support or any assurance of support from the government. But they have very strong colleagues, and they plan to continue this this dharna for as long as they can. थैंक यू धानुष जी और देवराज जी। मेरा आपसे एक प्रश्न था, तो आपको ये सूचना कैसे मिली कि आपके पास अभी जॉब नहीं है? किस तरीके से आपको पता चला 5 महीने पहले? आप में से कोई भी बता सकते हैं? हमें तो कोई सूचना नहीं दिया गया। जैसे हम लोग नौकरी कर रहे थे, तो दिन सर ने लॉक लगाने के लिए बोले कि पूरा डिपार्टमेंट को बंद करो और लॉक लगा दो, और हम लोगों का सैलरी आना ही बंद हो गया। फिर भी हम काम कर रहे थे। हमारा जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसको लेके छुपा दिया गया। ऐसे करके हमको एक टाइप ऑफ इग्नोर कर लिए। ठीक है प्रियदर्शनी जी। हाँ, अब आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। मेरे साथी लोग तो पूरा डिटेल्स में बता दिए कि हमारा अभी तक क्या हुआ था, ये सभी के बारे में बता दिए हैं। ये सभी के बारे में मुझे बोलने की और कोई आवश्यकता नहीं है। मैं रिसेंटली की बात बता रही हूँ, 2-3 दिन की बात बता रही हूँ। जैसे हमारे धारणा स्थल में सुमित परघनिया जी को साथ देने के लिए हम महिला लोग भी आते हैं। यहाँ पर 24 घंटे उनकी निगरानी में रखते हैं। इस बीच में पता नहीं कौन है क्या है, कॉलेज के अंदर पूरे चारों तरफ पॉम्पलेट में चिपकाया गया था। जो वो शब्द लिखे थे महिला के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, वो मैं एक लेडीज होने के नाते मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। इतना अश्लीलता उसमें लिखा हुआ था कि लेडीज लोग आके यहाँ धंधा करते हैं, ये करते हैं। मतलब ये बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे शब्द सब लिखे थे। वो ये सोच रहे हैं कि ताकि ये महिला लोग को, हम सब इज्जत घराने के लेडीज लोग हैं, इन लोगों को अगर इज्जत के ऊपर कुछ सवाल हम कर देंगे तो वो ये टूट जाएंगे, ऐसे शायद उनका सोचना था। तो पूरे चारों तरफ वो पॉम्पलेट लगा के आज लिखा हुआ हमको मिला था। अगर मेरा ये कहना है, अगर कोई वहाँ पॉम्पलेट कॉलेज के अंदर कोई ऐसा अश्लीलता लिख के चिपकाए थे, तो वहां पर रहने वाले प्रशासन के लोग को कैसे पता नहीं चला? अगर पता चला है, उसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं किए गए हैं? ये किसका सोची साजिश है? ये सब आज की है। हम टीआई साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, उनको सब बताए हैं। और आगे हमारी जो जिन महिलाओं के साथ है ऐसे सब लिखा हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम रिपोर्ट लिखवाए हैं। धन्यवाद। काफी अक्सर इस तरीके से आंदोलनों में देखा जाता है कि महिलाओं पे इस तरह के अटैक्स। जी बोलिए कुछ कह रहे थे आप प्रियदर्शनी जी? क्या चाहते तो पूछ सकते हैं, हो सके तो मेरे से कुछ बोला नहीं गया होगा, आप पूछने से मैं
कुछ याद आ जाए तो बता सकती हूँ। हाँ, ये काफी दुख की बात है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आंदोलनों स्थल पे महिलाओं पे इस तरीके के अटैक्स ज्यादा होते हैं, उनको कमजोर करने के लिए। मैं तुरंत से इंग्लिश में समराइज कर देती हूँ। प्रियदर्शनी जी informed us about the event that happened in the last 3 days. She told us that they also have been coming to support the colleagues who have been sitting in the pandal in the dharna, and in the last 3 days what has been happening is that they have been learning that there are posters which where these women who joined the dharna are being defamed, and there's an attempt to tarnish their reputation, and these pamphlets are being can be seen in the wall, and she asked whether who is responsible for this, and they have also made a complaint today to the Tehsildar and the Thana inspector who visited today. थैंक यू प्रियदर्शनी जी। हम और चर्चा जो आखिर में जब सारे स्पीकर्स बोल लेंगे तब करेंगे, तो तब भी आप हम बात कर सकते हैं आगे। अभी मैं कलादास जी को रिक्वेस्ट करूंगी बात करने के लिए। कलादास जी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति से जुड़े हैं। वे ट्रेड यूनियन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 3 दशक से अधिक छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को संगठित कर रहे हैं। शंकर गुहा नियोगी के समय से वे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का हिस्सा रहे हैं। वह भिलाई क्षेत्र में सफाई, स्वास्थ्य और अन्य श्रमिकों को उनके अधिकारों के लिए संगठित करने वाले कई अभियानों और संघर्षों से जुड़े हैं। उन्होंने रेला नामक संगठन का सह संस्थापन किया है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिरोध और सामाजिक परिवर्तन पर काम करता है। वह NAPM की राष्ट्रीय संयोजक टीम का भी हिस्सा है। कलादास जी। सभी साथियों को जिंदाबाद। माइक हाँ, अब आवाज आई ना? हाँ, बढ़िया आ रहा। मैं तो इस आंदोलन के बारे में ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने अपने जीवन काल में देखे हैं और यह भी एक नया अनुभव है। पर ये जो स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन है, मेरा भी अनुभव पहला अनुभव है, क्योंकि हम लगातार ट्रेड यूनियन का ही आंदोलन को लगातार करते रहे हैं, फैक्ट्री मजदूरों का अलग अलग तरीके से। लेकिन एक पढ़ा लिखा तबका और स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन में मेरा पहला अनुभव है। हालांकि इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई तो वैसी चलता है जैसे मजदूरों के इसमें चलता है, पर ये बहुत ही एक गंभीर चिंतन की बात है कि जिस सरकार को हम चुन के भेजते हैं वही सरकार एक आंदोलनकारी लोगों से बात करने के लिए कतराती है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इन 5 महीनों में कितने बार उनका आवेदन दिया गया, उनके घरों में जा करके जो है वो एंट्री कराया गया रजिस्टर में, जो मिलने वाला रजिस्टर होता है। तमाम तरीके के प्रयास के बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय जी बात करने के लिए तैयार नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। ये आपको बता दूं कि अभी चुनाव हुआ नगर निगम का, उस चुनाव के समय इस चंदूलाल चंद्राकर के इर्द गिर्द घूमता रहा वो कम से कम 1 महीना तक। हम लोग उसके पीछे पीछे घूमते रहे कि सर मिल तो लीजिए, लेकिन मिला नहीं। मतलब ये कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, मूल कारण है कि जो चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल है उनके साथ और सरकार के साथ बहुत गंभीर तरीके से पैसे का मामले का डील है और उस हिसाब से इनको अधिग्रहण किया गया। नहीं तो आम तौर की बात है कि आज तो सरकारें हर चीजों को जो है निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। अचानक छत्तीसगढ़ की सरकार को कैसे एक बहुत बड़ा सोच आ गया कि मैं चलो सार्वजनिक करूंगा। तो ये बहुत ही एक दूसरे तरीके का मामला है कि कुछ सेटिंग का मामला है जो पुराना प्रबंधक के साथ में, तो उस तरीके से इन चीजों को लाया गया। और बकायदा जो राजपत्र बनाया गया, उस राजपत्र में विपक्ष भी, मतलब भाजपा भी और कांग्रेस भी, दोनों इस कंडिका को लाने में ताली बजाया, भारी
जोरदार ताली बजाया कंडिका 12 के लिए कि पुराने कर्मचारी काम के लिए, नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते। अब बताइए, यहाँ पर ये बहुत समझ में आता है स्पष्ट, जिसको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों का जो चरित्र है वो एक है। वो यहाँ पर चंदूलाल चंद्राकर को जब उन्होंने अधिग्रहण किया और उसके लिए जब विधेयक बनाया, उस विधेयक में स्पष्ट दिखता है कि कैसे मजदूर विरोधी कानून बनाकर दोनों एक साथ ताली बजाते हैं और दोनों गले मिलते हैं। अब इसके अभी जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में विपक्ष कहीं पर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा है कि इनकी मांग जायज, कि ये जो चंदूलाल चंद्राकर में जो कर्मचारी हैं उनको काम पर लिया जाए। सब लोग, मतलब बीजेपी उसी में जय श्री राम और फलाना ढिकाना, वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र तमाम तरीके के मुद्दों में भिड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ज्वलंत मुद्दा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के हर एक जनता इस आंदोलन से रूबरू हो चुकी है। उनके बारे में विपक्ष के पास एक भी शब्द नहीं। ये क्या है? और दूसरा पक्ष जो है, 15 साल बाद जो कांग्रेस आई, कांग्रेस ने बहुत सारे वादा करके आई कि हम तो जो भी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जो भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा तो बहुत सारा जो है ना, वो सांप्रदायिकता है, वो ये है और वो है, वो जंगलों को लूट रहा है, वो बस्तर में जो है ना उस तरीके से आदिवासियों को मरवा रहा है। आज वही जो है सरकार है, जो भाजपा करता था वही कांग्रेस कर रही। तो कुल मिला के है कि आज आंदोलन को दबाने में केवल कांग्रेस अकेला नहीं है, इसमें बीजेपी भी साथ में। और इसीलिए यहाँ के जो आंदोलनकारी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को मिलने में वो कतरा रहे हैं। इसलिए कतरा रहे हैं कि मैं अगर मिलता हूं तो मुझे पॉजिटिव बातें कुछ बोलना पड़ेगा, निगेटिव बोलूंगा तो सरकार के खिलाफ बातें होंगी, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा और पॉजिटिव बोलेगा तो इनको लेना पड़ेगा बोलेगा। तो सवाल यही है कि इतने सारे आंदोलन, मैं बता रहा हूं इतिहास में किसी एक कुछ चीज के लिए हम लोग इतने सारे आंदोलन नहीं किए थे। जो साथी लोग बताए कि अलग अलग तरीके से आंदोलन, जिसका हम गिनती नहीं करा सकते कि इस 5 महीने में क्या क्या आंदोलन किए। मतलब लोग बोलते हैं कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग करो, बड़ा बड़ा मामला हिल जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की कोई मामला हिला नहीं, टाई फीस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि आप कुछ भी कर लो, हम तो सरकार है भैया, तुम मरो या जियो, उससे हमको कोई लेने देना नहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर हो, चाहे और भी हो, जैसे कि। लेकिन यहाँ पर किसानों का जिक्र हम लोग करते हैं कि किसानों के मुद्दे को कैसे मोदी ने उनके आंदोलन को देखते हुए उन चीजों को उन्होंने माना, स्वीकार किया और आंदोलन आज एक जीत हासिल की। ये हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। लेकिन आज भी कई मुद्दों को लेकर किसानों को गुमराह करने में सरकार लगी। वो पूर्णतः उनके मांगों को दिया नहीं है। उनका यह था कि किसी भी तरीके से उठाओ। लेकिन ये भी बड़ी जीत है कि उनको आखिरकार जो मोदी एकदम हिटलर शाही काम कर रहा था, उनको झुकना पड़ा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक जनता का जन आंदोलन, जन दबाव बनाने का भी एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में यह भी मीटिंग आ सकता है, जो हम लोग आप लोग जूम में मीटिंग कर रहे हैं, यह भी कड़ी उस कड़ी में जुड़ सकता है कि हम कैसे इस आंदोलन को आगे मजबूत करने के लिए ले जाएंगे। चाहे वो मितानिन का आंदोलन हो, चाहे वो घरेलू कामगार महिलाओं का आंदोलन हो, तमाम तरीके का आंदोलन को आज सरकार पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। उस आंदोलन को वो बिल्कुल उनके बारे में सोचना नहीं चाहता। अभी कल ही हमारा कोर्ट में इस मामले को लेकर के फाइल हुआ है कि हम दो चीज में इस मामले को फाइल किए हैं। एक चीज है कि कंडिका 12 को निरस्त किया जाए, और दूसरा हमारा मांग है कि व्यापम के तहत परीक्षा नहीं होनी चाहिए। व्यापम के तहत परीक्षा नहीं होगा तो खुले तौर पे होगा, तो ऑलरेडी इनको भर्ती करने की बात होगी। अगर मान ले जाए कंडिका रद्द करेगी तो हम खुले तौर पे मांग कर सकते हैं कि भाई हम दावा कर सकते हैं कि हमको यहाँ नौकरी चाहिए। तो कुल मिला के ये दोनों चीज जानबूझ करके, व्यापम भी जानबूझ कर लाया गया और ये कंडिका भी जानबूझकर लाया गया। तो कितनी मतलब एक क्रूरता है कि लोगों के बीच में एक तरफ यही हमारे भूपेश सरकार बस्तर में जाकर के बोलते हैं कि 15 लाख आदिवासी नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और यहाँ 101 जो हो सकता है जनसंख्या में हम कम हो सकते हैं, लेकिन जो रोजगार है, पेट है, भूख है, भूख तो 15 लाख का भी वही है, एक आदमी का वही है। भूख में कोई आप अंतर नहीं कर सकते। तो सवाल यही है कि यहाँ पर इस आंदोलन को पूरा दबाने के लिए विपक्ष भी है साथ में,
और पक्ष भी साथ में। अभी लगातार आज भी हमारा सीएसपी वगैरह से बात हुई, उनका कहना है हमारा बात तो कोई नहीं सुन रहा है। तो मैं भैया नहीं सुन रहे हैं तो उठाने के लिए क्यों आ रहे हैं? तो लगातार वो लोग उठा रहे हैं, बोल रहे हैं इनका शरीर जो है वो गिर रहा है और हम तो इनको ले जाएंगे। हमारा कहना है हम नहीं ले जाने देंगे, हमारी बात को सुना जाए। तो मैं ये इसके माध्यम से और जो भी इस चैनल के माध्यम से, इस जूम मीटिंग के माध्यम से सुन रहे होंगे, फेसबुक हो या और भी जूम में, मेरा यही कहना है कि साथियों, ये आंदोलन सिर्फ जो है आर्थिक आंदोलन नहीं, मैं बार बार बताना चाहता हूं आप लोगों को, और सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन किसी एक, जिस तरीके से किसानों के खिलाफ में जो कानून बनाया गया था जन विरोधी कानून, उसी तरीके से यहाँ पर जन विरोधी कानून बनाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। उस जन विरोधी कानून के खिलाफ आंदोलन है। इसमें तमाम मेहनतकश जनता, मजदूर, तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि इस आंदोलन को आप सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, क्योंकि मामला सिर्फ जो है स्वास्थ्य कर्मियों को एक सिविलियन मिल जाए, नौकरी मिल जाए नहीं, बिल्कुल नौकरी मिलनी चाहिए, इस पर हमारा सहमति है। लेकिन मामला यही है कि अगर ये कानून रद्द नहीं हुआ, अगर इस तरीके से ये कानून अगर चलता रहा, तो छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद तो आप मैंने अधिग्रहण का छोड़ दिए, होगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं ये मामला सेटिंग का है। जो पुराना प्रबंधक था उनका बहुत कर्जा वर्जा हो गया था, इनके भी रिलेटिव वगैरह में सब इस तरीके से आते जाते हैं, सब चीज, वो एक सेटिंग का मामला है। तो यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट जैसे उद्योग को एक प्राइवेटीकरण, निजीकरण की तरफ ले जाने के लिए जो पूरा सरकार, मोदी सब बोल रहे हैं, और कुछ कुछ कंपनियों को बेची भी जा चुकी है, तो उस पर क्यों नहीं बयान आ रहा है हमारे मंत्री जी का कि यहाँ तो सार्वजनिक को निजीकरण किया जा रहा है, यहाँ सार्वजनिक होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए, वहां बयान नहीं है। तो सवाल यही है कि इतनी कथनी और करनी में कितना फर्क है, इस पर हमको ध्यान रखते हुए ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया है। और इस आंदोलन को हम लोग सभी लोग चाह रहे हैं कि यह आंदोलन अब सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है, यह आंदोलन छत्तीसगढ़ के तमाम उस नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आंदोलन है जो इस जो जनविरोधी कानून है, जो नौजवान युवा बेरोजगारों के खिलाफ जो कानून लाया गया है कि पुराना जो कर्मचारी हैं, पुराना जो श्रमिक हैं, वो नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते, ये पूर्णतः गलत है। ये तो संविधान के मूल्यों पर करारा हमला है, लोकतंत्र पर करारा हमला है। और उस दृष्टिकोण से देखते हुए इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी सरकार को, मैं एक बताना चाहूंगा कि NAPM बकायदा चिट्ठी लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार को, और उनको बोला है कि भैया आप इस मामले को जल्दी से हल करो। उसी तरीके से जन स्वास्थ्य अभियान भी छत्तीसगढ़ के वो लोग भी हमारे मदद में आए हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन भी हमारे मदद में आए हैं, अलग अलग तरीके से। लेकिन आप लोगों को मैं और कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर से स्तर पे कोई अगर अखबार, टीवी और भी कुछ लोग अगर इस मुद्दे को उठा सकते हैं आप लोगों के माध्यम से, बिल्कुल उठाना चाहिए, ताकि हमें ताकत मिले। और मैं बार बार बोलता हूं कि ये केवल और केवल नौकरी और आर्थिक की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई तमाम मेहनतकश जनता के उस कानून, जो जिस कानून के कारण जनता का रोजगार मारा जाएगा, जनता का जो है नौकरी मारा जाएगा, जनता को भूखा पेट रहने के लिए मजबूर किया जाएगा, ऐसे कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस लड़ाई में आप अपना योगदान दे, सहभागी बने। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू कलादास जी, काफी मोटिवेटिंग था। मैं जल्दी से आई विल क्विकली समराइज इन इंग्लिश व्हाट कलादास जी सेड. He started about his difference in experience. He says that he has been part of many such trade union fights, but this particular fight is different because here we have people who are not just working class and who are not just workers in a factory, but they are educated. And he says that the fight continues to be as difficult, and the response of the state is still very poor. He talked about, he emphasized that how in these last 5 months they have tried a lot to talk to the chief minister. He gave an example that how in the Nagar Nigam election he was around for 1 month, but there's an absolute refusal by the chief minister or his office
engage with the protesters in this dharna. He also alleges and suspects that there have been major issues in this particular acquisition by the government, and it's not it's not just another deprivatization of any hospital, but it's likely to be may have done through fraudulent means. He also talked about the particular contract, the particular rule within this contract between the government and the hospital management, which where the rule says that the old employees cannot claim for permanent job, and based on which the Swasth Karamcharis have been thrown out of their jobs right now. He focused how this particular rule was passed in assembly, and even the opposition approved of it, and even now they have seen no support from the opposition in their fight, and this shows the attitude towards the rights of the workers in this case. He also gives an example that how in his so many years of fight, he has not seen such a case where, despite so many different types of protests and demonstrations, the government and the administration has refused to budge. He concluded by saying that this particular rule, this particular rule in the contract, which said that the old employees cannot claim permanent employment, has to be quashed, and it's not only about the current employees in the Chandulal Chandrakar Hospital, but it will create it's an attack on constitutional values, and it will create a precedent for future where any other person in such a scenario will not be able to demand jobs. So this is more or less summary of what he said. एक और बात जो कलादास जी ने भी रखी और उस पर मैं बात रखूंगी कि ये हमें याद रखना जरूरी है कि राज्य किस तरीके से यह जो राज्य की जो वर्तमान सरकार है, ये एक काफी प्रगतिशील स्वास्थ्य के घोषणा पत्र के माध्यम से सत्ता पे आई थी। आज के वक्ताओं की बात सुनकर लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या समतापूर्ण स्वास्थ्य की लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लड़ाई इंक्लूडेड नहीं है क्या, या फिर वर्तमान सरकार जिस तरीके की परिकल्पना कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं की, उसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये भी शायद उनको बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि जो उनका जो मैनिफेस्टो था इलेक्शन के टाइम पे, सरकार उसको भूले ना। आखिर में हमारे जो आखिरी जो वक्ता है उनको हमने हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया है। कल्याणी वर्मा जी, वो दुर्ग जिले में मितानिन है या आशा कार्यकर्ता है। वो 2008 से कार्यरत है, और क्योंकि आज का जो विषय है वह सरकार द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रति रवैये का था, तो हमने कल्याणी जी को आज इनवाइट किया कि वो भी अपने एक आशा और मितानिन होने के तौर पे अपने जो संघर्षों की बात रखें, क्योंकि पिछले कई सालों से वे भी अपनी कई मांगों को लेके संघर्षरत हैं, और किस तरीके से वे कई सालों से और शुरुआत से बेहतर और गरिमापूर्ण काम और सरकार से गरिमापूर्ण रवैये की मांग रख रहे हैं। तो कल्याणी जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। मैं कल्याणी वर्मा, एक मितानिन हूँ धमधा ब्लॉक से। हम लोग का ये स्ट्राइक है कि हम लोग जैसे हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं 40 दिन, तो हमें 25 बिंदु पर ही अंशदान 75% दिया जाता है। तो वो 100% होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 24 घंटा काम करते हैं और पूरा 40 के 40 बिंदु पर ही हमें पूरा काम करते हैं। जब 40 बिंदु पर पूरा काम करते हैं तो पैसा भी 40 बिंदु का ही पूरा मिलना चाहिए, 100% अंशदान। और ये मितानिन कार्यक्रम का उद्देश्य था, जब हम लोग जुड़े हैं तो वे बताए थे
इसका उद्देश्य है माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर कमी लाना, और हमें स्वयं सेवी सेविका के रूप में काम करना पड़ेगा। तो हम लोग वो पूरा काम किए हैं, माता मृत्यु दर भी कम हो गया है, हम लोग के सहयोग से शिशु मृत्यु दर भी कम हो गया है। हम लोग जैसे पेन चालू होता है गर्भवती महिलाओं को, तो आधी रात को भी हम लोग उनका सहयोग करते हैं। तो बस ये 2 बिंदु पर ही हम लोग को स्वयं सेविका के रूप में जोड़े थे। अब आज इतना काम दे दिए हैं, पूरा हम लोग का पूरे दिन, पूरे महीने भर काम करते हैं। तो महीने भर काम करने के बाद भी हमारा पैसा 3000 से ज़्यादा नहीं होता। उसमें भी अगर एक केस आ गया डिलीवरी का तब 3000 बनता है, और नसबंदी का आ गया तो 3500 बन जाता है। तो हम लोग का ये कहना है कि हमें जब जोड़े थे तब की बात को याद करके अगर हम काम करते हैं तो हमें कई गुना काम करते हैं, कई इतना ज़्यादा काम करते हैं कि हमारा अगर पेमेंट 10,000 भी दिया जाएगा महीने में तो वो भी कम है। और तो हम लोग तो 6,000 का माँग कर रहे हैं, कम से कम महीने में 6,000 तो मिलना चाहिए, वो अंशदान को छोड़कर। जो हम डेली डायरी मेंटेन करते हैं तो उसको छोड़ के अलग से 6,000, क्योंकि इसमें हमारी गरीब महिलाएँ, हमारी मितानिन दीदी, अक्सर हम लोग गरीब ही हैं, जितने भी काम जुड़े हैं इसमें, तो हम लोग ये सोच के भी जुड़े थे कि अपना तो वो स्वयं सेविका के रूप में हम लोग काम कर लेंगे, प्लस हम अपना रोज़ी मज़दूरी भी कर लेंगे। तो उसमें हमें 150 1 दिन का मिल जाता है, लेकिन इसमें हम पूरा 30 दिन काम करने के बाद भी हमें 3000 मुश्किल से मिलता है। तो हमारी माँग ये है कि हमें कम से कम 6,000 मिल जाए। और दूसरी पॉइंट ये है कि जब कोरोना अभी 23 मार्च से हम लोग चालू किए काम करना कोरोना पर, तो वे घोषणा किए थे कि हर महीने आप लोग को कोरोना पर काम करने पर आप लोग को 1000 रुपए महीने दिए जाएँगे। तो 2 महीने बस दिए, ने घोषणा किए थे जैसे, तो 1000 2 ही महीने दिए थे, अब मार्च और अप्रैल में। उसके बाद हम लोग को एक भी पैसा नहीं दिया गया, और हम लोग कोरोना पे सबसे ज़्यादा काम मितानिन दीदी ही कर रही है। जब सारी दुनिया घर में बैठे थे, कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन लगा था, तो हम लोग के ऊपर प्रेशराइज़ किया गया कि आप लोग घर-घर जाकर उनके लक्षणों को, किसको सर्दी, खाँसी, बुखार है, क्या नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं है, हम लोग घर-घर जाके काम किए। जब हम लोग घर में जाते थे तो हम लोग गाली खाते थे कि हम लोग को कोरोना नहीं है, भगो हमारे यहाँ मत आया करो। ऐसे दिन गुज़रे हैं हमारे ऊपर, और जिसको सर्दी, खाँसी हम लोग को लक्षण दिखा, तो हम लोग मास्क लगा के, बस सिर्फ़ मास्क था, हमारे पास ग्लव्स भी नहीं दिए गए थे, तो हम अपना जान जोखिम में डाल के हम घर में जाके उनका मतलब उनका आमने-सामने जाकर उनसे मुलाकात करके, उनके किसको है सर्दी है, खाँसी है, बुखार है, कोरोना का लक्षण देखकर हम लोग काम किए हैं, और हमारी कई मितानिन बहनें तो पॉजिटिव भी आई है। और उस समय ये क्या रखे थे कि अगर इसी समय कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था और हम लोग काम कर रहे थे, इस समय हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमें 50,000 हमारे घर वालों को दिया जाएगा। अरे हमारे मरने के बाद देने की बात की सरकार। और जब पॉजिटिव आया, हमारे कई मितानिन दीदी को पॉजिटिव आया, उनका इलाज हुआ, वे स्वस्थ होके आए, तब उनको सिर्फ एक प्रमाण पत्र दिया गया। अगर वही 50,000 उसी समय उस मितानिन को एक सबके सामने देते उत्साह के लिए, तो ऐसे नहीं सोचे सरकार। और क्या, जब जैसे देश में अपना जैसे मान लो क्रिकेट हो गया है ना, तो क्रिकेट बाहर से जैसे क्रिकेट वर्कर है वो जीत के आते हैं तो उसको लाखों इनाम देते हैं। तो इस समय हम लोग कितना जोखिम भरे काम किए, जब हमारी सिस्टर, हमारी मेल वर्कर, हमारे स्वास्थ्य विभाग के हमारे बड़े-बड़े, हमारे से ऊपर हमारे सर लोग हैं, वे लोग, हम लोग रिपोर्ट देते थे, वे लोग बैठे-बैठे रिपोर्ट बनाते थे, हम लोग बोलते थे, हम लोग स्वयं लेके, और ऊपर से प्रेशर भी आते थे कि
उसको अगर सर्दी है, बुखार है तो उसको लेके आना है टेस्ट करवाने के लिए। तो हम लोग साथ लेके जाते थे टेस्ट करवाने के लिए। तो हम लोग कितना जोखिम भरे काम किए हैं, और नेगेटिव आ गया या फिर पॉजिटिव आ गया तो पूरा रिपोर्ट हमारे सिर्फ बैठे बिठाए रिपोर्ट वे लोग लेते थे, और उनका अभी 40,000 50,000 पेमेंट है ना। तो सरकार को सोचना चाहिए ना, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी गांव में ये व्यक्ति 2 व्यक्ति छूटा है तो उसको ला के जांच करवाओ और टीका भी लगवाओ। टीका के लिए भी कितना गाली खाए हम लोग गांव में, कितना सब मितानिन दीदी लोग इतना गाली खा खा के काम किए हैं। इसके बावजूद भी हमारी जो आप वो तो अपने मुंह से घोषणा किए थे ना 1000 रुपए महीने अलग से कोरोना काल में दिए जाएंगे, तो वो भी नहीं मिला है। तो इसके लिए भी हम लोग स्ट्राइक किए थे। प्लस हमारा 6000, हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे ना, क्योंकि हमारी गरीब महिलाएं, गरीब मितानिन दीदी है तो वे बाहर काम कर ही नहीं सकती इस कार्यक्रम को करते हुए, क्योंकि इतना काम सोमवार को गर्भवती के घर जाना है, मंगलवार को छोटे बच्चे के घर जाना है, बुधवार को और 2 से 5 वर्ष तक के बच्चे के घर जाए, ऐसा मेन्यू बना है। हम लोग पूरे सप्ताह काम करते हैं और काम करते हुए फोटो भेजते हैं, ऐसा ऊपर से है। हम लोग यानी कि आज इसके घर काम किए हैं, इतने काम किए हैं तो फोटो खींच के भेजना है, यहाँ तक का प्रेशर है। तो हम लोग का पेमेंट मतलब वही 6000 बहुत कम है आज के दिन में हम अपना फैमिली भी नहीं चला सकते। खैर जो जिसके पास है वो तो ठीक है, लेकिन जो गरीब महिलाएं हैं जो इसी के ऊपर निर्भर है, मितानिन कार्यक्रम के ऊपर ही निर्भर, जो मितानिन बन गई है और पूरे महीने भर पूरे सप्ताह भर मेन्यू बना है, तो बाहर कहाँ से काम कर पाएंगे, तो नहीं कर पाते। और 6000 मांग रहे बहुत कम है, हम लोग ज्यादा भी मांग नहीं रहे हैं, अपने काम के अनुसार हम लोग मांगते ना, तो जो ऊपर बैठे हैं ना सर मैडम लोग, उनसे भी ज्यादा होता। हम लोग इतना मतलब पूरा 24 घंटे काम करते हैं, प्लस हम लोग को वो इज्जत भी नहीं मिलती है। जैसे हम बड़े हॉस्पिटल में चले गए, जिला अस्पताल में, तो मितानिन के नाम से हम मितानिन है तो आप बाहर, आपका कोई काम नहीं है, घर वाले एक और मितानिन लोग बाहर चले जाओ, ऐसा रवैया, उन लोग का रवैया ठीक नहीं है। हम लोग इतना काम करने के बावजूद भी हम लोग बेइज्जत होते हैं, हम लोग को इज्जत वो मिल नहीं पाता था, हम लोग को वो इज्जत भी चाहिए। तो बस यही था मैम, यही बात रखना था। धन्यवाद। थैंक यू कल्याणी दी, बहुत अच्छे से आपने बात रखा। इससे पहले मैं आपको आपका संक्षेप में बात रखूं, कलादास जी, धानुष जी और देवराज जी, आप और कोई अन्य साथी महिला साथी हैं जो पंडाल से बोलना चाहेंगी, या अगर दीपा आ गई है तो आप आई हैं क्या दीपा? हाँ 1 मिनट, थोड़ा आ रहे हैं, हम लोग पंडाल में ही हैं, थोड़ा लोग इधर उधर है, 2 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, बट दीपा आ गई है क्या? हाँ वो देखो उनको बाद में रख सकते हैं, कोई नहीं, जब भी आएंगी, ठीक है। मैं अंग्रेजी में संक्षेप में बताती हूँ। सो कल्याणी जी talked about how in their original activity, original work as a mitanin, as an asha, they had only few activities, but now the list of their work is so long and the government keeps on adding new work to their tasks, and compared to this the money that they get is very paltry, 3,000, and they have been demanding that this money should at least be doubled and they should get 6,000 rupees a month. She says that they are the ones who make all the reports, and people at the higher level only compile these reports, but they earn many more times than them, and they think that this is the least that the government can pay them for the very hard work that they put with the community in community health work. She also talked about the issues they had to face during COVID, when the entire world was sitting at home during the lockdown. It was the community health workers and mitanins who were going to everybody's house and doing screening and other tasks, and even in this at risk to their own health. But despite that, the government did not. There was a very lax attitude from the government towards them. They were not provided masks.
Apart from masks, they were not provided any other PPE equipment. For COVID incentives, they were promised 1,000 rupees every month, but this amount they were paid for only 2 months, and they were not paid the remaining amount. And other than that, they had to face backlash from the community also. So despite all the risks involved with their work and the backlash they had to face, they do not end up being remunerated appropriately. She also added the issue of how they're treated even poorly at the hospital. So when they enter a hospital building, they are told by doctors and other staff to go out, and that only the family is allowed. So the fight is not only for money, but also for respect and dignity, not just from the community, but mostly from the state and the doctors and the hospitals. So they have been, for the last few years, they have been mobilizing around these issues and fighting around this. And in some of these activities, Jan Swasthya Abhiyan has also been supporting them. This is something I'm adding from my side. ये कल्याणी जी का बात रखा, मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेती हूँ। आप आए क्या कलाराज जी? हाँ, ये सीमा चलम जी आई हैं, वो दीपा तो नहीं आई, सीमा चलम जी बात रखेंगे। हाँ, ठीक, बोलिए। हेलो, दीपिका मैम, लाल जौहर सीमा जी। जी हाँ, हम सीएम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ओर से हम अपनी बात को आपके इस मोबाइल चैनल के माध्यम से आपके मध्य में रखना चाहते हैं, और आप सुनना भी चाह रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। और रही बात, हम लोग 2013 से 14 से 15 से जितने भी कार्यरत यहाँ कर्मचारी है, विगत किसी का 10 साल, किसी का 7-8 ऐसी हुआ है, तो किसी को उनके वेतन जितना सरकार की योजना के हिसाब से बनना उतना तो कभी नहीं मिला है। हम लोग निराश थे, फिर भी हम लोग अपना कार्य में कभी पीछे नहीं हटे। हालांकि 2021 से शायद यहाँ कोविड का संक्रमण फैलने लगा है, तो भी हर कार्यकर्ता जो भी कर्मचारी है यहाँ पे, डॉक्टर हो गया, नर्सिंग स्टाफ हो गया, जो भी सिक्योरिटी स्टाफ से हर आदमी यहाँ अपने समय से यहाँ आए, अपने कार्य को पूरा समय दिए। पर यहाँ पे ऐसा हुआ कि किसी को अपना वेतन कभी भरपूर जो भी है 6,000 5,000 जो भी है वो कभी समय से नहीं दिया गया। वो भी दिया तो बहुत परेशान करके दिया गया, तो भी हम लोग हार नहीं माने, चल ही रहे थे, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग अच्छे जगह जुड़े हैं करके। कुछ समय के बाद में 2021 में फरवरी 2 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, चंदूलाल चंद्राकार मेडिकल कॉलेज में आके, उनका पुण्यतिथि था, तो उस दिन आके उन लोग वहाँ पे माल्यार्पण वगैरह जो भी है सब किए हैं। उसके बाद उन्होंने घोषणा किया है हॉस्पिटल और कॉलेज को अधिग्रहण करता हूँ करके, सरकार अधिग्रहण करता है। तो उस समय उन्होंने ऐलान ये भी किया था कि यहाँ जो भी कर्मचारी कार्यरत है वो निराश ना हो, हम आपके लिए भी प्रबंध जरूर करेंगे बोल के चले गए। उसके बाद कुछ समय के बाद पता चल रहा हो, जो भी समय है वो डेट मुझे ठीक से याद नहीं है, क्षमा करें। तो मैं यही चाहती हूँ, जब वो वहां से जो भी ऐलान हो के क्या बोलते सर, मुझे थोड़ा सा इंट कीजिए, अधिग्रहण जब हुआ था उस तरीके से उन्होंने बात जरूर किया। उसके बाद में पूरे तरीके से जिस दिन यहाँ अधिग्रहण हुआ और सरकारी अफसर लोग यहाँ आना चालू किए हैं, तो हर जगह से जहाँ जहाँ हम लोग का रजिस्टर वगैरह रहता था, हम लोग का अटेंडेंस का रजिस्टर हो गया, और पंचिंग वाला मशीन, ये सारा चीज को धीरे धीरे हटा दिया गया। तो हम लोग पूछे आखिर क्या हो रहा है सर करके, नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये सब क्या है, बाहर वाले आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे बोल के थोड़ा सा गुमराह कर दिए। उसके बाद फिर भी हम लोग आते रहे। आने के बाद इससे पहले अकाउंट में पैसा जाता था, जो 4,000 6,000 3,000 जो भी है अकाउंट में जाता था, उसके बाद में हाथ में देना चालू कर दिए। तो भी हम लोग हार नहीं माने, चलते ही रहे। और 2021 में जो कोविड का समय चला था, 20 के बाद से पूरा समय यहाँ दिया गया, ना किसी के पास सैनिटाइज का सुविधा था, ना हाथों में ग्लव्स का सुविधा दिए, ना हम लोग को कोई सुरक्षा नहीं दिया। हम लोग करते रहे क्योंकि हमारे ये जिम्मेदारी है।
क्या सरकार की एक जिम्मेदारी नहीं है मैडम कि हम लोग के पक्ष में भी कुछ सोचे विचारे? हम भी पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। ये जो भी है 101 परिवार इस संस्था से जो जुड़े हैं हम लोग, आज हम लोग अपने गुहार लेके कहाँ जाए जब हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम इस क्षेत्र के रहवासी हैं, हम लोग अपना गुहार लेके कहाँ जाएंगे? हम यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा गुहार सुने और हमारे पंडाल में आए और हमारा भाई जो सुमित परघनिया अपने अनशन में बैठे हो, अनशन तोड़ा जाए। हम यही चाहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं, हार गए हैं, अपने परिवारों को छोड़ के यहाँ रात दिन यहाँ बैठ रहे हैं। ऊपर से रही बात क्या हो गया, ये 2 तारीख से जो अनशन में बैठा गया, पूरे महिलाएं यहाँ एकत्रित है, पुरुष भी एकत्रित है, क्योंकि हम लोग हार गए, कहीं जाएंगे तो इस समय में कोई काम नहीं देगा हमको। तो हम लोग इसी उद्देश्य से यहाँ बैठे, आज नहीं तो कल हमारी मांगे पूरी होगी। तो हम यही चाहते हैं। और रही बात ये कॉलेज के लिए कुछ विषय मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कॉलेज के अंदर में कुछ पैम्पलेट ऐसा चिपकाया गया है कि यहाँ के महिला लोग अपना मतलब अय्याशी कर रहे हैं, अपने देह व्यापार करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जो अनशन में बैठे हैं, अनशन में नहीं, उन लोग अंदर ही अंदर देह व्यापार कर रहे हैं। ये तो बहुत घिनौनी बात उन लोगों ने उल्लेख करके लिखा गया। हर कॉलेज के और कैंपस के हर जगह में उन लोग पैम्पलेट चिपकाए हैं। तो ये सारा चीज का जिम्मेदार सरकार नहीं है। यहाँ का जो डीन बोलता है कि अंदर कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, मैनेजमेंट बोलता है बाहर जाके बात करो। जब ऐसा पैम्पलेट चिपकाए तो लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्यों नहीं बाहर जाके जौरा पुलिस में लोग शिकायत क्यों नहीं लिखाए हैं? यानी हमको साफ साफ में पता चल रहा है कि यही की साजिश है और इन्हीं लोग की साजिश है। सारा चीज हम लोग को जानकारी है और हम लोग को हर चीज में इन लोग आपत्ति भी करते हैं। बिजली वेस्ट कर रहे हैं, बिजली क्या इनका बाप का है? तो हम लोग यहाँ के कार्यरत है तो हमको अधिकार नहीं है। जब तक हम लोग है यहाँ, ये हॉस्पिटल, ये कॉलेज हमारा है, हम लोग कभी हार के नहीं जाएंगे। ये चैनल के माध्यम से प्लीज जितने भी लोग ये शेयर करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक ये आवाज जाए, क्योंकि हम इसी शहर के रहवासी है, छत्तीसगढ़ के रहवासी। कहाँ जाके हम लोग गुहार लगाएंगे? वो भी दिशा हो सके तो मुख्यमंत्री जी आके हमको दिखा दे कि तुम लोग को, आप लोगों को यहाँ हम नहीं सुन सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता बाहर जाके अपनी शिकायत दर्ज कराए, अपनी मांगे पूरी कराए, हमको दिशा निर्देश कर दे तो हम चले जाएंगे। यही चाहते हैं मुख्यमंत्री जी तक जल्द से जल्द एक खबर जाए। हमारे भाई जो अनशन पे बैठा है, अनशन भी तोड़ा जाए। उनका दिन दिन बेहाल हो रहा है। हम लोग भी बहुत परेशान है अपने परिवारों को छोड़ के। हेलो मैडम, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, नहीं बराबर आ रहा है आपका आवाज, कंटिन्यू। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप इस विचार को, हमारे विचार को अपनी तरह समय लेके सुना है और इसके लिए हम उम्मीद रखते हैं कि हर जगह आप शेयर करेंगे और हमारी अनशन को तोड़ने में आप भी हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद नहीं, आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाल के आप लोग भी इधर आए। कोशिश पूरी रहेगी कि जितना भी हम लोग के तरफ से सहयोग होगा। मैं पहले जल्दी से दीपिका जी, वो देवराज जी थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा एक हाँ मैम, एक चीज बोलना था। हेलो, हाँ बोलिए ना देवराज जी, आ रहा है आवाज। मैम एक चीज बताना था। अगर सरकार अधिग्रहण की है तो केवल बच्चों के हित को लेकर क्यों वो मामला रखा गया है? बच्चों के साथ साथ कर्मचारियों के हित के लिए भी होना था। अगर सरकारीकरण किया गया है तो केवल जो यहाँ पढ़ रहे हैं MBBS स्टूडेंट, उन्हीं की जिंदगी की जवाबदारी है उनके पास। मैं ये बताना चाहता हूँ, उनकी जिंदगी के साथ साथ कर्मचारियों की जिंदगी को भी देखना चाहिए था। मतलब सरकार केवल पूंजीपति और बड़े लोगों के ही साथ देना चाहती है, आम जनता का साथ नहीं देना चाहती है। इसीलिए मजदूरों को बाहर कर दिया गया। केवल ये तो स्टूडेंट के ही हित में फैसला किया गया है मैडम। बस यही बताना चाहता हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बोले आप। हम लोग पढ़ भी रहे थे कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वगैरह CM के पास गए, उनको धन्यवाद बोला उनकी सीट बनाए रखने के लिए, लेकिन वो हमने देखा कि कर्मचारियों के साथ वैसा नहीं हुआ। तो इस तरह का रवैये में तो फर्क है ही।
मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं उनके उन लोगों को भी हटाया गया क्या, और क्या उन लोगों ने कोई धरना देने का कोशिश किया, अगर उनका क्या स्थिति था? उनको हटाया गया है, लेकिन उनको ये आश्वासन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे भी डॉक्टर कम है, आप सब भर्ती प्रक्रिया में आओगे तो अंदर ही आ जाओगे। तो ये मामला तो कर्मचारियों के ऊपर लागू ही नहीं हुआ, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है। टीचिंग स्टाफ के लिए तो ये आश्वासन दिया गया है कि आप सब तो अंदर आ ही जाएंगे, और नॉन टीचिंग के लिए कुछ भी नहीं किया गया मैडम। जी हाँ। और हाँ, डॉक्टर्स पे उस तरीके का रिस्क कम है, उनके लिए फिर भी आसान है कहीं नया प्रैक्टिस शुरू करना, प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करना, जो कि बाकी साथियों के लिए मुश्किल भी होगा। मैं जल्दी से जो आखिरी हमारी स्पीकर है उनको संक्षेप में उनकी बात रख देती हूँ। शी ऑल्सो अगेन रिपीटेड what some of these speakers had said, that how they have been working for many years and they have been working honestly with their work, and even when there were times when they were paid irregularly, they continued to work, they didn't give up, even when their salaries wouldn't come on time. She told that how in February last year, when the acquisition news was broken to them, they were told by the CM that the employees of the hospitals do not need to worry and that their employment will be safe. But later they heard that this was not the case and they were being thrown out of their jobs. She again also repeated that even in COVID times, they had continued to work despite many risky circumstances and at great risk to themselves and their family. She also told that they're quite tired with all this struggle and such long struggle, but the only reason that they continue to sit is because they do not have any hopes elsewhere, and there's not, it's very difficult for them to get a job elsewhere also at, currently. She tells that how people from the management and the state come and tell them that they're wasting electricity, etc. And which a charge that she says that doesn't hold true, because she says that this hospital is theirs and they've given so much of their time to the hospital, and this is something that they do not worry about. She also repeated what one of our previous women speaker had said, that how in last 2-3 days there are posters are being sticked around in the campus of the hospital in an attempt to tarnish the reputation of women, and things in poor taste are being written about women who are joining the dharna. She addresses, in her last line, she addressed to the CM that they are not going to leave the dharna sthal and they will continue their fight, and also expresses concern for their colleague Sumit, who is sitting on hunger strike. ओके, मीरा ने अभी मुझे बताया कि दीपा भी आ गई है, तो फिर दीपा से आप बात सुन लेते हैं। दीपा, आप संक्षेप में रख सकती हैं? सॉरी, अभी तक नहीं आई है वो। नहीं, वो दिख रही है, ये देखिए दूसरे मोबाइल पे। दीपा, आप म्यूट पे हो। आपका आवाज नहीं आ रहा है। देवराज जी, आप भी म्यूटेड हैं। दीपा, अभी तो म्यूट ही हो आप। दीपो अभी शायद लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें क्या? ये अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो उसको निकाल के ट्राई करेंगे, कभी कभी वो हेडफोन से नहीं आता। दीपा, सीधा आप वो कान में जो ईयरफोन है ना, वो निकाल के सीधा बोलिए मोबाइल में। आई थिंक उनका मोबाइल ही फ्रीज हो गया। फोन करके बोल रहे हैं उनको। ठीक है। एक चीज जो दोनों महिला साथियों में कॉमनैलिटी थी, वो
मितानिन दीदी ने भी बताया और बाद में हमारी दीदी ने भी बताया कि किस तरीके से वो एक्स्ट्रा काम जितना उनको दिया जाता था करते रहे, और भले ही उनको पता था कि सरकार को जो उनको सुविधाएं देनी है, मास्क देनी है या उनके सेफ्टी के लिए कोविड के दौरान सरकार को सुविधा उपलब्ध कराने नहीं, उसके बावजूद वो काम करते रहे। तो ये एक इसको शायद एक जो हम देखभाल की अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जहाँ पे सरकारें सोचती हैं कि निचले तबके के जो कर्मचारी हैं वो खास करके, और जिसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं, जब आप मितानिन देखें या नर्सेस एक्सेट्रा देखें, उनको लगता है कि ये तो महिलाओं का काम ही है इस तरह का देखभाल। तो अगर उनका काम में सिर्फ 2 चीजें करनी है तो आप उन्हें 5 चीजें या 6 चीजें भी देखिए। भाई बच्चों का काम और महिलाओं को देखने का काम और परिवारों को देखने का काम तो उनका है ही। तो भले ही आप उसके लिए पैसा ना दिए जाए तो वो चलेगा। तो एक शायद सरकारों की और समाज की भी इस तरीके की सोच रहती है स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति, खास करके जो निचले स्तर पे जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, जो महिलाएं होती हैं। कोई ऑडियंस से दीपो, अगर जब तक उनका आवाज आता है, कोई ऑडियंस से कोई अपनी बात रखना चाहेंगे तो प्लीज आप हाथ उठा सकते हैं या फिर डायरेक्टली अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर आपको इस संघर्ष के बारे में कोई बात रखनी है। और चैट बॉक्स पे भी जो आपको प्रश्न है वो आप तब तक डाल सकते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगी सभी साथियों से जब तक दीपो आती हैं कि असल में हमने छत्तीसगढ़, क्योंकि एक बात हमने शुरू में भी रखी कि यह जो सरकार, जब कांग्रेस सरकार आई थी, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी तो काफी एक प्रगतिशील मैनिफेस्टो के साथ आई थी, जिसमें उसने सर्वजन स्वास्थ्य योजना की बात की। सरकारी, जबकि बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो इंश्योरेंस के बारे में बात करता था, यहाँ पे वो बात करते थे कि हम सरकारी अस्पतालों को बेहतर करेंगे, जिसका मतलब ये भी है कि आप सरकारी रिक्रूटमेंट भी करेंगे और कर्मचारियों की अधिकारों का भी देखरेख करेंगे। और इसमें हमने एक स्टडी किया था अभी, एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट करके है, ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है रायपुर में, मेकाहारा के बगल में। ये पहले एस्कॉर्ट्स फोर्टिस द्वारा चलाया जाता था, लेकिन अभी उसका सरकार ने 2017 में अधिग्रहण कर लिया था, 2017-18 में। तो लेकिन और अगर हम देखेंगे तो वो अस्पताल काफी अच्छा चल रहा है जब से उसका शासकीकरण हुआ है। उससे पहले वहां पे सिर्फ मिडिल क्लास या अमीर लोग जा पाते थे, फ्री सुविधा नहीं थी, बहुत ही कम तरीके की सुविधा थी, कार्ड मांगते थे हर चीज पे। लेकिन जब से ये अस्पताल शासन ने लिया है, वहाँ सुविधाएं बहुत बेहतर हुई हैं, बहुत समतापूर्ण हुई है, लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हैं, गरीब आदमी भी जाके इलाज करा लेता है। तो ये हमने वहाँ पे असल में शासकीयकरण के बहुत फायदे देखे इस एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में, और उसको एक केस स्टडी की तरह भी हम देख रहे हैं कि कैसे बेहतर हुआ है। तो मेरा प्रश्न देवराज जी और धानुष जी और कलादास जी और दीपो और अन्य साथियों से यही है कि प्रियदर्शनी जी से, कि इधर पे आपको क्या कारण आपको लगता है कि, क्योंकि अगर आप न्यूज मीडिया आर्टिकल भी देखें तो उसमें भी यही बात रखी गई कि अब शासन ने इसका अधिग्रहण कर लिया है, बेहतर होगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा इत्यादि। तो यहाँ पे क्यों चीजें अलग रह गई आपके अनुसार? कुछ बातें कलादास जी ने रखी, क्या कारण रहे होंगे? अन्य कारण आपके विचार में क्या हो सकते हैं कि क्यों सरकार द्वारा ये अस्पताल लिए जाने के बावजूद स्थिति बेहतर नहीं हुई है इस केस में? क्यों खराब है सरकार? हाँ प्रियदर्शनी जी। हाँ मैम, सरकार ने तो अधिग्रहण किया है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार जनता के पक्ष में आके अधिग्रहण किया है। उनका सोची साजिश है, उनकी फैमिली मैटर है। हम हर किसी के पास जाते हैं, जैसे बड़े बड़े मंत्री के पास जाते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि उनका ये फैमिली मैटर है। उनकी फैमिली में जो डायरेक्टर थे उनका कुछ घोटाला चल रहा था यहाँ पर, इसलिए शायद
उसको बचाने के लिए सरकार ने अधिग्रहण किया है। ठीक है, जो भी रीजन है, ये अच्छी बात है कि एक निजी कॉलेज को गवर्नमेंट में कन्वर्ट किया है, पर ये हम बोल रहे हैं, हम भी तो 10 साल से काम कर रहे थे, हमारे काम में तो कोई ये खोट नहीं था, इसीलिए हमको निजी कॉलेज में रखे थे। फिर हमको क्यों नहीं लिए गए हैं? जब टीएस सर आए थे, हम बताए थे कि हम 10 साल से सर काम कर रहे हैं, तो नहीं आप प्राइवेट वाले हो, गवर्नमेंट में नहीं जाओगे। ये कहाँ का न्याय है? प्राइवेट वाले क्या पढ़े लिखे नहीं होते हैं? हम पढ़े लिखे नहीं हैं। इनका ये कहना था। तो फिर ऐसे में हम किसके पास जाएंगे, क्या बोलेंगे, हमको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी तो फिर चलेंगे हाँ, नहीं हाँ, ये इसी तरह शायद जिस तरीके से अधिग्रहण हुआ है और जिन हालातों में हुआ है, शायद उससे काफी फर्क पड़ा है इस अधिग्रहण के बाद जो स्थिति बन रही है। दीपो, अभी आप ट्राई कर सकते हो, अनम्यूट करिए अपनों को। हाँ, यही है कि परेशानी कि हम लोग को इतना मेहनत करने के बाद भी मैम हमको वहां नहीं लिया गया है, क्योंकि हम लोग कोरोना काल पे भी वहां ड्यूटी किए मैम। जी जी हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार एक बार सीएम सर हमसे मिले, जो भी है उनका फैसला वो हमको बताए। जी बहुत परेशान है मैम, हम लोग सब लोग काफी जी। परेशान है, क्योंकि उसी इतने दिन से मैडम हम 4 महीने से बेरोजगार टाइप हो गए हैं सर मैम, और हमने बहुत मेहनत किया मैम। हमारे पास एजुकेशन भी है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं है मैम, हमारे पास एजुकेशन होने के बावजूद में मैम हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और आपकी बाकी महिला साथी बता रही थी कि पिछले 2-3 दिनों में आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे? जी मैम, हम वहाँ रुक रहे थे मैम, हमने अलग अलग आरोप लगाया जा रहा है, जबकि वहाँ हम आंदोलन के थ्रू है मैम, और हमारे ऐसे करेंगे तो मैम कैसे हम लोग कर पाएंगे मैम? और ये तो गलत सरासर गलत है मैम ये। जी वहाँ 24 घंटे मैम पुलिस राउंड पे आती है। जी, और आप लोग में भी रहती है। जी मैम, आप लोग इस पे शिकायत करने का प्लान कर रहे हैं? जी मैम। आज TIAG आए थे तो आप लोग शिकायत कर पाए आज? जी मैम, बोले हैं करेंगे करके, और ऑप्शन भी लेंगे मैम इस पे। जी जी क्योंकि मैम एक हमारे जी मैम हमारे साथ वो एक तो हम ज्यादा लेडीज है मैम वहाँ, और लेडीज की मैम रक्षा करनी चाहिए, तो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है मैम। ये तो गलत है ना मैम, आरोप किसी के ऊपर लगाना नहीं चाहिए। क्या प्रूफ है मैम उनके पास जो हमारे पास आरोप लगा के पोस्टर लगाया जा रहा है वहाँ? जी जी आप लैब टेक्नीशियन है ना, शायद आप 5-6 साल से कार्यरत हैं वहाँ पे? जी मैम, मैं ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन हूँ। ठीक है, और आपके साथ कितने और अन्य साथी हैं लैब टेक्नीशियन? मैम हम 4 लोग हैं लैब टेक्नीशियन। और उनके कोई अलग मुद्दे हैं बाकियों से, या अभी तो एक ही तरह की स्तर पे हैं आप लोग, या कुछ लैब टेक्नीशियन के लिए, जैसे बीच में शायद कुछ साथियों को वापस रखा था, तो वो कौन से साथियों को रखा था? मैम वो तो ऐसे ही रखा गया था मैम, हम लोग को आपस में लड़ाने के थ्रू मैम, कुछ बंदों का ऐसा बोला गया मैम एजुकेशन के थ्रू रखा जाता है, तो उन्होंने बोला कि अभी जो काम मिल रहा है वो करो। फिर भी हमने इनकार नहीं किया मैम, वो भी हम करने के लिए रेडी हो गए सबके सब।
फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैम उसके बाद बोलते हैं नहीं करवाएंगे, फिर सबको बाहर निकाल दिया गया मैम। जी जी काफी परेशान है मैम हम लोग, अपना घर छोड़ के मैम वहां पे हम लोग 24 घंटे बैठते भी है मैम, थोड़ी देर के लिए घर आते हैं, घर का करके फिर मैम वहीं जाते हैं। हाँ, नहीं वो तो कल्पना की जा सकती है कि महिला साथियों को अलग तरह की और शायद ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। कोई किन्हीं साथियों के अगर प्रश्न है तो प्लीज चैट में डाल सकते हैं। मेरा एक प्रश्न कलादास जी से था। कलादास जी हैं क्या, चले गए? कलादास जी? हाँ, तो नहीं कलादास जी, आप इतने साल से ट्रेड यूनियन की लड़ाई में संघर्षरत हैं और आपने इससे पहले बताया कि क्या फर्क है इस लड़ाई में जो स्वास्थ्य कर्मचारियों की है और जो आज तक की लड़ाई जो खास करके आप फैक्ट्री के श्रमिकों के साथ लड़े हैं, तो वो फर्क तो आपने पहले बताया। इस केस में यूजुअली जो आपका लड़ाई वहां पे प्राइवेट प्रशासन, प्राइवेट प्रबंधन के खिलाफ थी, इस केस में शायद अभी शासन, सरकारी प्रबंधन आ गया है, तो उन लड़ाइयों में और इन लड़ाइयों में कुछ फर्क आपको दिखा? इसमें फर्क तो जरूर है। इसलिए फर्क है कि प्राइवेट उद्योगपति के खिलाफ अपन जब आंदोलन करते हैं तो इन सरकारों के पास जाते हैं और सरकारों के पास जाकर के हम बोलते हैं कि भी ऐसा ऐसा वो कर रहा है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो सरकार उस पे चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे तमाम तरीके के हो, उस निजी उद्योगपतियों के खिलाफ जो भी आप कितना खिलाफ करता है छोड़ दीजिए, पर वो कार्रवाई करने का एक बात करता है और उसके सामने हम आंदोलन भी करते हैं तमाम तरीके का। लेकिन यहाँ जिम्मेदार खुद है। अब जो चोर है, अब वो चोर ही चोर को बोलेंगे कि चलो तुम अपना जांच करो, चोर क्या जांच करेगा, तो अपने आप को पॉजिटिव ही बताएगा। तो अभी स्थिति वही है कि ये जो सरकार है और वो प्राइवेट में लड़ाई में बहुत अंतर है। बहुत अंतर ये है कि उसमें हम लड़ाई करके उस कानून के तहत जाते हैं, उस कानून को पालन करवाने के लिए हम उसको बोलते हैं। कलादास जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, वो हट ही गए क्या? हाँ, अच्छा, वो समझ में नहीं आया क्या? पिछले थोड़ा पिछले आधा मिनट छूट गया, रिपीट कीजिए। पिछला जो आधा मिनट आप बोले वो एक बार फिर से बोल देंगे, उसमें आपका आवाज चला गया था। जी जी, नहीं मैं ये बोल रहा था, अब आई क्या आवाज मेरी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि प्राइवेट उद्योगों के साथ लड़ने में क्या है कि आप सीधा लड़ाई करते हैं, गेट में नाराबाजी करते हैं और नाराबाजी करके जाके उसी सरकार को हम बताते हैं, ताकि वो सरकार जो है अपने जो भी कानून के हिसाब से उन प्राइवेट उद्योगपतियों को या प्राइवेट संस्था को जाके वो बात करती है, बात करवाता है। लेकिन यहाँ तो खुद उनकी मामला है ना, सरकार का खुद का मामला है। खुद अभी वो एक तरीके से चोर बना हुआ है और उसी को बोलेंगे कि भाई तुम्हारे बारे में तुम चोरी की है, जांच करो, तो जांच करेगा नहीं ना। तो प्राइवेट में और सरकारी में बहुत फर्क है। सरकार यहाँ खुद जो है कानून का पालन करना चाहिए, वो कानून का पालन नहीं कर रहा है। अब सरकार खुद कानून को पालन नहीं कर रहा है तो किसको बोले? प्राइवेट उद्योगपति को तो बोल सकते हैं कि सरकार इसको देखो भाई, ये प्राइवेट उद्योगपति कानून का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार खुद जब पालन न करे तो किसको बोले? तो एक तो ये है कि कोर्ट में जाओ, दूसरा ये है कि सरकार खुद जो है अपने आप को अगर आत्मलोचना करे तब ना। आत्मलोचना तो कभी कर नहीं सकता वो खुद उद्योगपतियों के और पूंजीपतियों के जो इसमें इशारे में चलता है, वो क्या आत्मलोचना करेगा? तो बस एक बार दमन कर सकता है लोगों का, लेकिन आत्मलोचना करके अपने आप को सरकार ठीक करने की बात नहीं कर सकती। तो यही बात है, फर्क है दोनों में। जी, ये सभी साथियों के लिए एक प्रश्न है कि आप लोग कानून
कानूनी तौर पे भी इसको चुनौती देने का सोच रहे हैं क्या? कानूनी तौर पे चुनौती देने के लिए हम लोग चले गए हैं हाई कोर्ट कल ही, और वो सोमवार को शायद इसका पूरा फाइनली वो लग गया है, पर कुछ कुछ बाकी है। तो उसमें शालिनी गेरा जी उसमें और सुधा दीदी दोनों मिल करके उस केस का कुछ बनाए हैं और वो चला गया है। तो लगभग 15-20 दिन के आसपास हो सकता है उसका भी निर्णय आए, पर वो भी निर्णय कितना आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो महाधिवक्ता था कनक तिवारी थोड़ा एक समझदार था, उनको हटा करके किसी नए लोगों को महाधिवक्ता के रूप में लाया है। तो वो भी एक संशय का स्थिति है कि अब आप तो सब लोग जानते हो कि आज न्यायालय की भी स्थिति क्या है, पर अब उसके बावजूद हम लोग न्याय के प्रति भरोसा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अभी जो चीफ जस्टिस उन्होंने कुछ कुछ चीजों में थोड़ा अच्छा रोल अदा किया है, पर सब लोग उसी तरीके के होंगे ऐसा भी नहीं हो सकता, पर उम्मीद करते हैं इस संविधान में, इस लोकतंत्र में रहते तो उस उम्मीद के बिना पे जी रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। जी जी दीपिका, सुमित ने भी लिखा था चैट में, वो क्या बात करना चाहते हैं एक बार कुछ? हाँ। सुमित हमारे साथी हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज पुलिस प्रशासन आके उनको हटाने का कोशिश की। सुमित आप बात रखेंगे? हाँ वो रखेंगे। दिख गए हाँ। लाल जौहर सुमित। मैं अभी बैठा हूँ, मैं ज्यादा बात तो नहीं कर सकता। ठीक है, बोलो। हेलो, बात आवाज आ रहा है आपका? हाँ, मैं ये बोल रहा था, मैं पिछले 100 घंटे से ऊपर हो गया मेरे को अनशन में बैठे, और अभी तक प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया है, ना कोई भी यहाँ पे हमसे मिलने आया, ना बातचीत करने आया है, ना फिर यही आते हैं गाने चमकाएंगे कि हम आपका अनशन तोड़ देंगे और आपको उठा के ले जाएंगे। तो आगे क्या करना है इसके लिए वही मैं पूछ रहा था आपसे, कैसा किया जाए आगे के लिए। बाकी जो भी चर्चा तो हमारे साथी लोग कर चुके हैं आपसे। हेलो। जी हाँ, नहीं हाँ सुमित, मतलब ये आप लोग सबसे बेस्ट, आप सबसे अच्छे से जानेंगे कैसे इस पे आगे बढ़ना है, और कलादास जी आपके साथ हैं। हमारी कोशिश तो है ही कि इस खास अपने स्तर पे इस मुद्दे को जितना एक विजिबिलिटी दे पाए वो देने की कोशिश है, और किस तरीके से हम आर्थिक सहयोग भी कर पाए। सभी साथियों के लिए एक सूचना भी है कि क्योंकि अभी इसके बाद मैं रिक्वेस्ट कर दूंगी, कोई एक साथी डोनेशन के लिए अपील कर देंगे। हम लोग चैट में भी डाल रहे हैं जो अकाउंट नंबर है और जो फोन पे नंबर है। तो जो साथी आज यहाँ जुड़े हैं, या आप प्लीज इनको सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि 5 महीने से साथी लोग बैठे हैं और हमने सुना ही है कि उनकी आर्थिक स्थिति किस तरीके की है। तो जो भी हम सहयोग अपनी तरीके से दे सके, इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे आप साथी लोग डोनेशन के संबंध में? जी, मैं बोल रहा था कि सरकार पे कैसे दबाव बनाया जाए, हमसे बात करे सरकार, हमारी ऐसे कि नहीं, वही पूछ रहा था। हाँ वो कोशिश तो चल रही है ना सुमित जी। कलादास जी आप कुछ? एक सवाल था इसी से जुड़कर, क्योंकि अभी शायद राहुल गांधी आए थे ना 2 दिन पहले वहीं पर, तो रायपुर में, तो इसके बारे में किसी ने मिलने का प्रयास किया या कुछ खबर उन तक पहुंचाने की कोशिश की? इसके बारे में उसके पहले हम लोग सीएम सर के पास मिलने की कोशिश की। उनका जो प्रोटोकॉल रहता है, उस प्रोटोकॉल में हम लोग को एंट्री नहीं दिया जाता है, और हमारा लेटर जो है ऐसा है कि चंदूलाल के खिलाफ तो सरकार वैसे भी खड़ी है और हम लोग के खिलाफ भी खड़ी हुई है, तो हम लोग का लेटर तो वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता। हेलो जी जी हाँ हाँ, नहीं साथियों ने बात बताई जी। चैट में भी 2-3 क्वेश्चन थे। नहीं, मेरा सवाल था सीएम ऑफिस का एक बात है, बट क्योंकि
वहाँ सेंट्रल से भी कांग्रेस से आए थे, तो ये समझना था कि उनका कुछ कहना था इस पर, या उन्होंने पूरे, क्योंकि ये 5 महीनों से वही चल रहा है ये आंदोलन। तो नहीं, हम लोग तो रोड की लड़ाई भी बहुत लड़े हैं और पिछले 1 महीने से धरना स्थल पर बैठे हैं और हमने अभी तक जितना चीज किया है, सीएम सर तक पहुंचने के लिए जितनी कोशिश की है हमने पूरी लगभग लगा दी है। और जितने लोगों से भी हमने मिले हैं, जितने भी विधायक हैं, चाहे राज्यपाल मैडम है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हैं, सबका एक ही कहना है, जो करेंगे सीएम करेंगे। और सीएम सर तो अभी तक जिस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं उससे नहीं लगता कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। मैं इस पर थोड़ा कहना चाहूंगा मीरा जी और दीपिका जी कि सुन रहे हैं ना हमारी बात? जी, आ रहा है आवाज। मुझे लग रहा है कि थोड़ा ठीक है, हम लोग तो पूरा मैदान में डटे हैं और पूरे मजबूती के साथ लगे हुए हैं। सुमित जी भी अभी आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनका हालत आप देख रहे हैं, फिर भी वो बहुत मजबूती के साथ डटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा राष्ट्रीय स्तर का भी एक दबाव बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग सब निर्णय अभी बता डालेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पे भी कैसे दबाव डाला जाए सीएम के प्रति, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति, या कहीं पर अलग अलग तरीके से कुछ हमारे संगठन के साथी हैं जो कुछ धरना प्रदर्शन अपने अलग जगह में कर सकते हैं यहाँ के समर्थन के लिए, कि इनको कैसे किया जाए। तो एक थोड़ा सरकार को लगे कि ये आंदोलन एक व्यापक स्तर पे जा रहा है, उनकी जब तक कि एक बदनामी नहीं होगी या उनके वोट पर जैसे चोट नहीं पहुंचेगा, तो वो एक थोड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उस तरीके के भी एक काम अगर हो सकता है कहीं हमारे संपर्क के साथियों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से, या मान लीजिए एनएपीएम के भी माध्यम से क्यों ना हो, कि अलग अलग राज्यों में कुछ या स्वास्थ्य सहयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ही या जहां जहां पर आपका काम है उस जगह में अलग अलग जिलों में कुछ प्रदर्शन हो, कि ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में सरकार सुने, एक ज्ञापन दे। तो मुझे लगता है एक थोड़ा व्यापक करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सब लोग के समझ के हिसाब से भी होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, कि सबका अपना अपना काम है, सबका यूनियन का, इस संस्था का अपना अपना एक तरीका है। तो उस तरीकों में भी मुझे लगता है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक राष्ट्रीय स्तर का भी एक खबर बनाने की जरूरत मुझे लगता है। कलादास जी, आप लोगों को अन्य काफी ट्रेड संगठन का सहयोग मिला था ना जब शुरू में आप लोग किए थे? जी, ये लोकल जो है, लोकल लोगों को तो लगभग काफी मदद है, लोकल लोग तो लगभग आ भी रहे हैं साथ में। तो लोकल जो यूनियन है उनका तो बिल्कुल मिल रहा है, आ रहे हैं साथ में। विशेष रूप से एसीसी का जो प्लांट के मजदूर हैं वो तो पूरी तरीके से ताकत के साथ आ रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है, लोकल स्तर पे तो है ही है, लेकिन एक बाहर तरीके से एक राष्ट्रीय स्तर पे अगर वो एक दबाव बने तो शायद मुझे लगता है कि कुछ बनेगा। क्या होता है ना कि कभी कभी कितने मजदूरों का मामला है, 101 मजदूरों का मामला है, कि थोड़ा उसको एक दूसरे एंगल से देखना भी लोग शुरू कर देते हैं। तो मामला 101 का नहीं है, मामला है उस खतरनाक कानून का। तो उस स्तर पे भी थोड़ा मुझे लगता है कि इसको देखने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। हाँ, इस पे कुछ विचार हम लोग कर सकते हैं शायद अंत में। कोई कुछ संगठन के साथी तो यहाँ पे जुड़े ही है ना, हम जन स्वास्थ्य अभियान के हैं, एनएपीएम के हैं, और कौन से जो राष्ट्रीय स्तर पे सपोर्ट कर सकते हैं, और कौन संगठन के साथी जो अभी हैं, शायद कुछ साथी हम लोग खुद ही अपने WSS के पार्ट हैं, तो उस पे बातचीत एक शायद कर सकते हैं अंत में, कि कैसे वो, या सोच सकते हैं उस तरह का कि कैसे प्लान किया जा सकता है। जी, अरुंधति जी का एक चैट में कमेंट था कि शायद वो कलादास जी के पॉइंट पे था कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण तो नहीं चाहते हैं। यहाँ वही बात कि राजा ही चोर है, पर इस लड़ाई को हम कैसे आगे ले जाएं, यही प्रश्न पे हम चर्चा भी कर रहे थे।
सुरेश अडिगा जी का एक प्रश्न है जो आप में से कोई जल्दी से आंसर कर सकते हैं कि जब से सरकार ने अधिग्रहण किया तो मतलब जैसे पुराने साथियों को हटाया तो अभी नए लोगों को लेने के लिए मतलब कोई किसी को भर्ती नहीं किए हैं नहीं अभी प्रक्रिया चल ही रहा होगा ना अधिग्रहण का। कुछ कुछ काम है जो बाहर से ला करके करवा रहे हैं। मैम बीच में सुनाई दिया था कि बाहर से लोगों को ट्रांसफर करके यहाँ काम करवा रहे हैं। और सीधी भर्ती के माध्यम से व्यापम एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, इसके माध्यम से भर्ती करने की तैयारी चल रही है, जिसमें 1041 पोस्ट निकाल रही है गवर्नमेंट, और हमारी संख्या सिर्फ 101 है और हम लोग काफी एक्सपीरियंस्ड भी है। और इसके साथ एक बात और मैं और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो मेडिकल कॉलेज है वो काफी रिमोट रूरल एरिया में बसा हुआ है। नियरेस्ट सिटी इज अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर। और यहाँ पे हम लोग ऐसी टेम्पररी सेट बना कर रह रहे हैं। हम लोग को वाइल्ड एनिमल्स का भी अटैक हो सकता है। यहाँ पे यूरिनल की फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, और जैसे बारिश वगैरह होती है, तूफान वगैरह आता है तो छिपने के लिए काफी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, अंधेरा छाया रहता है। और अगर हम मेडिकल कॉलेज के अंदर टॉयलेट यूज करने के लिए जाते हैं तो इलीगल ट्रेसपैसिंग बोला जाता है उसे, और कुछ प्रशासन के लोग हमारी एंट्री को इलीगल बोलते हैं। जिस मेडिकल कॉलेज से हमारी संवेदना जुड़ी हुई है वहाँ हम आगे अपने प्लान के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा भी होते हैं तो हमें इलीगल करार दिया जाता है। तो ये काफी असहनीय है हम लोग के लिए। हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, पुलिस प्रशासन कभी भी एक्शन में आ सकती है, हमारे ऊपर डंडा बरसा सकती है। और रात में महिलाओं का ठहरना तो बहुत ही खतरनाक है, फिर भी चूंकि अपने सहयोगी को प्रोटेक्ट करना है इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं, यहीं पे खाना बना रहे हैं। एंड वी नीड योर फाइनेंशियल, mental and physical support that will lead us towards success. Thank you. जी थैंक यू धानु जी। ये कितना विडम्बना की बात है कि जो साथी इतने सालों से उस कैंपस में और उस अस्पताल में काम किए, आप ही लोगों को उसकी सुविधाएं इस्तेमाल नहीं करने दी जाती हैं। हम लोग अभी समय खत्म हो रहा है, 2 घंटे में हम ये खत्म करना चाह रहे थे। अगर कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके रख दीजिए और रख सकते हैं। और अगर सहयोग में भी या फिर कोई उनके आपके सुझाव है कि किस तरीके से इस आंदोलन को, जो कि प्रश्न उठा था कि राष्ट्रीय स्तर पे और किस तरीके से और प्रेशर बनाया सकता है, उस पे आपके कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी प्लीज दे सकते हैं। दीदी मैं एक साथी है हमारे साथ, मनीष चौरसिया सर करके। जी आपका नमस्कार मैडम, तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। ये कह रहे थे कि आपने आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मैं कह रहा था कि सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था, एक सरकारी इसको करण करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को। तो ये था कि उससे जो यहाँ के जुड़े हुए लोग उनका ध्यान नहीं रखा गया। यही हम लोगों की आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को और आप लोग राष्ट्रीय लेवल पे उठाएं और सभी का हित का ध्यान रखते हुए हम लोगों को भी अपनी जो हमारी मांग तो जायज है कि हम लोग को क्यों यहाँ से निकाला गया, हम लोग तो एलिजिबल हैं। अब अगर सामान्य भर्ती प्रक्रिया के थ्रू आओ ऐसा कहना है गवर्नमेंट का, तो हम लोग एज वाइज कई लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सब चीजें सोची जाए। बच्चों को तो उन्होंने सहारा दे दिया, स्टाफ को क्यों नहीं दिया? बिल्डिंग ले लिए, स्टाफ को छोड़ दिया, ऐसा उचित नहीं है। इस बारे में विचार करे सरकार। तो हम लोग तो अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, बट स्टिल आप लोग भी हेल्प करें इसको और अच्छे से प्रेजेंट करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है मैडम। थैंक यू मैडम। जी सुमित जी, हाँ यहाँ पे काफी साथी मौजूद हैं और वो सुन रहे हैं आपकी बात, और हम कोशिश करेंगे सबसे जितना संभव होगा। खत्म करने से पहले एक बार मैं आप में से किसी को रिक्वेस्ट करूंगी, डोनेशन के लिए अगर आप अपील करना चाहें, अपनी तरफ से बात रखना चाहें, कलादास जी और बाकी साथी देवराज जी और धानु जी, तो फिर से आप रख सकते हैं।
या फिर वो आखिर में हम लोग रख देते हैं खत्म करने से पहले। अच्छा नहीं, कलादास जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हम लोगों का एक रहेगा कि फोन पे नंबर है क्या आपका, वो है, आपको डाल देंगे। और हम लोगों का हालात आप लोग देख रहे होंगे, इसमें हम लोग गार्ड रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ भी बैठने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी हम लोग बैठे हैं क्योंकि गार्ड भी हमारे संगठन में साथ में है, इसलिए थोड़ा एक कहीं कहीं पर कुछ बैठने का मदद मिल जा रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आप सब लोगों से कि ये आंदोलन, क्योंकि मेरी उम्र के हिसाब से मेरा 55-56 उम्र हो रहा है, उस उम्र में मुझे लगता है कि ये हमारे लिए, मेरे लिए भी एक नया अनुभव है, नया आंदोलन है। और ये आंदोलन को जिस तरीके से अभी के जो पीढ़ी नौजवान साथी लोग टिका के रखें, ये बहुत काबिल तारीफ है। और महिलाएं भी काफी मजबूत तरीके से लोग यहाँ पर डटे हैं। तो हमको बात केवल आर्थिक का नहीं है, बात है कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तरीके से हमें आप लोगों का मदद का हम गुहार लगा रहे हैं, आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं ये मदद करें। और इस आंदोलन को सफल बनाने में आप सबकी, पूरा देश के तमाम मेहनतकश जनता से हम लोग आह्वान करते हैं कि यह आंदोलन केवल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों का नहीं, ये आंदोलन तमाम लोगों का होना चाहिए। जिस तरीके से किसान का आंदोलन हुआ था, ये बात सच है कि हमारे पास वो जनता नहीं है, वो जनसंख्या नहीं है, परंतु अधिकार की लड़ाई, संविधान का जो एक मूल आधार है, लोकतंत्र का जो मूल आधार है, वो सबके लिए बराबर का होता है। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस आंदोलन को सफल बनाने में आपको सबका शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से सपोर्ट का आग्रह करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद कलादास जी। संगीता, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, जिंदाबाद सभी साथियों को। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। ये बस मुझे बोलना था कि ये जो अभी जो आंदोलन में साथी जुड़े हैं, हम लोग सब उनको सॉलिडरिटी दिखाएं और जरूर ये आंदोलन सफल रहेगा, वही होना चाहिए। और काफी ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से, लगभग 5-6 महीना हो जा रहा है। और ये माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद NAPM को और जन स्वास्थ्य अभियान के साथियों को, जो और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथियों को, जिन्होंने यहाँ पे साथ दिया है। तो इसीलिए ये आंदोलन को हम लोग और जारी रखेंगे, वही बस बताना था। थैंक यू। धन्यवाद संगीता। धन्यवाद आपकी सॉलिडारिटी के लिए। दीपिका जी हैं, हम लोग भी बोलना, आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाह रहे हैं पूरा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन की तरफ से कि हमारे लिए और इतना आप लोगों ने आए, सुने हमारे बात को, हमारे दर्द को, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद तो शायद नहीं, मैं एक तो क्रांतिकारी अभिनंदन के रूप में बोलना चाहूंगा कि सब लोग, हम लोग उस लड़ाई में साथ हैं और आप सभी को एक फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करता है। जी, और हमारी मितानिन बहन ने भी अपनी समस्याओं को बताया था और वे लोग ग्राउंड लेवल में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत मैं करीबी से जानता हूँ कुछ मितानिनों को, दे आर वेरी मच ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, और उनको भी उनका हक बिल्कुल मिलना चाहिए। अब चूंकि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जैसे और कितने लोग हैं जो इस तरह से डिप्राइव्ड हैं बेसिक फैसिलिटी से, तो उनको भी बिल्कुल हक मिलना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू धानुष जी। थैंक यू सभी जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के साथियों को। आपकी लड़ाई और संघर्ष के लिए बहुत धन्यवाद। ये हमें भी मजबूती देता है और जैसा कि एक वक्ता ने बोला कि ये सिर्फ 100 लोगों की लड़ाई की बात नहीं है, ये सभी पे आने वाले जो श्रम अधिकार और संवैधानिक मूल्यों पे जो एक परेशानी आने वाली है उसकी लड़ाई है। मैं अंत में मीरा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसको क्लोज करेंगी और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद। मीरा, यू कैन टेक।
जी हाँ, समापन कर सकते हैं, मगर एक बार और फिर से पूछ रहे हैं, और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो ये सत्र समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। सभी को बहुत बहुत जैसे कलादास भाई ने कहा, सिर्फ धन्यवाद नहीं, क्रांतिकारी अभिनंदन, खासकर जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के साथियों को, जो पिछले कई महीनों से डटकर वहां पर अलग अलग प्रकार की चुनौतियां फेस करते हुए भी अपने जायज मांगों को लेकर वहां पर बैठे हैं। आप सभी को जिंदाबाद, आप आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और हमारी भी यही कोशिश रहेगी। आज यहाँ जो साथी जुड़े भी थे जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, वो सभी अलग अलग प्रकार के संघर्षों में लगे हुए हैं, विभिन्न राज्यों से भी है। तो हम सबसे यही अपील करते हैं, आपकी अपील को भी और साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को और उठाए, क्योंकि जैसे कलादास भाई ने और आप सभी ने कहा था कि इसका एक व्यापक संदर्भ भी है। ये सिर्फ 100 लोगों के उनकी नियमितीकरण का ही बात नहीं है, इसमें कुछ बुनियादी सवाल है, कर्मचारियों के सम्मान और अधिकार की बात है, रोजगार के हक की बात है, जो निजीकरण का सवाल है उसका भी मुद्दा है, स्वास्थ्य कर्मियों के पूरे मतलब भविष्य की बात है, और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था का भी बात एक प्रकार से आपके संघर्ष से जुड़ा हुआ है। तो बहुत धन्यवाद और जिंदाबाद आप सभी को। आज आप जुड़े और इस पूरे हकीकत की आपने बयां किया, और हम सभी भी कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को और कैसे व्यापक तरीके से, जैसे साथियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में तो इस पर काफी बात हुई है, मगर राष्ट्रीय मीडिया में भी कैसे ये बात और मतलब सामने आए, इस पर भी कोशिश करें। तो हम अपील करते हैं, और साथी भी जो सुन रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट थ्रू योर कॉन्टैक्ट्स यू share this video, in fact, because this video actually has a direct testimonies of people who've been part of this struggle, and also make sure that some national media also covers this very significant issue, and there is an amicable solution to the struggle of the workers of Chandulal Hospital, and also जी सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कल्याणी दीदी, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं चंदूलाल के मेरे भाई बहन लोग, तो वे लोग कुछ डोनेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहूंगी। उन लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, मैं देखी हूँ, तो मैं अपने तरफ से कुछ उन लोग को हेल्प करना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत बढ़िया कल्याणी दी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा। मतलब ये एक प्रकार से जो बहुत सुंदर सॉलिडारिटी है मितनिन समूह से और जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन से, तो चैट में भी डाला है, और दीपिका आपको अलग से भी भेज देंगे उनका जो बैंक डिटेल्स है, और आप जितना भी आपसे हो सकता है आप सहयोग कर सकते हैं। बाकी साथी भी प्लीज सहयोग करें, क्योंकि 5 महीनों से ये एक जमीनी आंदोलन चल रहा है, और हम कई बार शायद वो रोजमर्रा के जो चुनौतियां होते हैं, जब हम दूर रहते हैं किसी आंदोलन के स्थिति से, तो हम शायद समझ नहीं पाते, बट बहुत सारी चुनौतियां होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जिस भी प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं, जरूर आंदोलन का सपोर्ट करें। शुक्रिया कल्याणी दी को, और आपने भी जो पूरे बात बहुत ही अच्छे तरीके से मितनिनों का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व किया, पूरे प्रदेश के मितनिनों के जो सवाल है, चुनौतियां हैं, तो आपको भी बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप सभी शेयर कीजिए, आज का जो सेशन है, ताकि साथियों की उनकी ही जुबानी से उनकी जो कहानी का बयां उन्होंने किया, ये और लोग देखे, समझे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठियां लिखे, राष्ट्रीय स्तर पर भी जरूर लिखना चाहिए, कांग्रेस को भी। और ये बात सही है कि पार्टियां, हम लोग कई बार, जबकि एक तरफ बहुत जरूरी है कि फांसीवाद के खिलाफ लड़ना है, और जो फांसीवाद विरोधी जितने भी ताकतें हैं, राजनीतिक गैर राजनीतिक, सबको इकट्ठा होना है, मगर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो एक पूंजीवाद का गठजोड़ है, वो अलग अलग पार्टियां कोई भी हो सकती है, मगर पूंजीवाद का जो गढ़ है वो काफी मजबूत है, वो भले पार्टी कुछ भी हो, इसलिए कांग्रेस भी हो। तो जैसे साथी कह रहे थे कि इतने सालों के बाद भी जो उनके चुनावी वादे थे, वो अलग अलग सेक्टर्स में अभी तक कैसे पूरे नहीं हुए, वो हम अभी हाल ही में सिलगेर का आंदोलन है छत्तीसगढ़ में, या फिर दूसरे बहुत सारे अलग अलग आंदोलन है, हसदेव के साथियों का तो बहुत लंबा अनुभव है। अभी रायपुर में वो जो नया इसका
जो निर्वासित विस्थापित हुए थे नए कैपिटल के लिए, उन किसानों की बात हो, तो ये बहुत आंदोलन है जो अभी भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी चल रहे हैं। तो इन सभी आंदोलनों को सपोर्ट देना जरूरी है और आज के सेशन में जिन साथियों ने बात किया उस आंदोलन को जरूर हम समर्थन दें। तो आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन और दीपिका को भी जिंदाबाद जिन्होंने इस सत्र का संचालन किया, और हम यहाँ जो साथी है जिन्होंने तकनीकी सहायता की सत्र का आयोजन करने में, आप सभी को भी जिंदाबाद। और जो साथी अनशन पर है आपको क्रांतिकारी सलाम। हम चाहते हैं निश्चित रूप से जल्द ही ये समस्या ठीक से सुलझे ताकि आपकी भी स्वास्थ्य का निश्चित रूप से चिंता तो रहेगी ही। आपके संघर्ष के साथ हम सभी जिंदाबाद। जिंदाबाद।